आज के क्लास में हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं अपने क्लास 9th के अंदर ज्योग्राफी में एक और नया चैप्टर। चैप्टर का नाम है क्लाइमेट और चैप्टर नंबर है हमारा 4। इसके पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 तक डिस्कस कर लिया है और आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपने क्लास 9 के अंदर ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है क्लाइमेट। तो ये हमारा क्लाइमेट चैप्टर आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग अपने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसके इंट्रोडक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जिसका मतलब हम लोगों को समझना है। और इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन बड़ा है। बड़ा इसलिए भी है क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, बहुत कुछ आपको पहले ही समझना पड़ेगा, फिर इस चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ेंगे लेकर, तो और ज़्यादा अच्छी तरीके से आप समझ पाओगे। तो आइए हम लोग अपने इस चैप्टर का शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। और इंट्रोडक्शन का सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है वेदर के बारे में। तो यहीं से हम लोग शुरुआत करेंगे। वेदर के डेफिनेशन में लिखा हुआ है, पहला पॉइंट हमारा है वेदर के बारे में। और वेदर का बेसिकली यहाँ पे डेफिनेशन है कि ये वेदर होता क्या है। देखिए लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। वेदर का मतलब सिंपल सा होता है किसी भी जगह का, मतलब वेदर का सिंपल सा मतलब हो जाता है किसी भी जगह का माहौल किस प्रकार का है। ठीक है, जैसे ये अभी आपको उतना समझ में नहीं आएगा, एक दो पॉइंट और पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। द वेदर कंडीशंस फ्लक्चुएट वेरी ऑफन इवन विद इन अ डे। इट मीन्स वेदर इज अ डे टू डे फेनोमेना। देखिए दो चीज़ होता है, एक होता है वेदर और एक होता है क्लाइमेट। वेदर का मतलब होता है कि किसी भी जगह का जो मौसम है वो कितना जल्दी बदल जा रहा है। तो किसी भी जगह का यदि मौसम फटाफट बदल रहा है तो वो हमारा कहलाता है वेदर। वेदर जो है वो मिनट मिनट में भी बदल सकता है, घंटों घंटों में भी बदल सकता है ना। इसी को हम लोग कहते हैं वेदर। जैसे मान लीजिए कई बार ऐसा होता है बरसात के टाइम पे, खास करके बारिश होता रहता है, अचानक धूप निकल जाता है, या फिर धूप रहता है अचानक बारिश हो जाता है। तो ये जो अचानक मौसम में बदलाव आता है इसी को हम लोग कहते हैं वेदर। तो पहला पॉइंट वही लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर। स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर का मतलब हो गया कि किसी भी जगह का आसपास का माहौल किस प्रकार का फिलहाल है। ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब किसी भी टाइम पे उस एरिया का किस प्रकार का माहौल है। द वेदर कंडीशंस फ्लक्चुएट वेरी ऑफन इवन विद इन अ डे। और वेदर जो है किसी भी जगह का वो बहुत जल्दी जल्दी बदलता है। वो एक दिन कुछ और मौसम था, दूसरे दिन किसी और प्रकार का मौसम हो गया। तो ये जो दिन प्रतिदिन चेंज होता रहता है, या फिर घंटों में चेंज हो जाता है, या फिर कुछ मिनटों में चेंज हो जाता है हमारा मौसम, इसी चीज को हम लोग कहते हैं वेदर। तो सिंपल सा ध्यान रखना है, वेदर का मतलब हो जाता है कि जो हमारे आसपास का माहौल है वो यदि फटाफट बदल रहा है, उसमें फटाफट चेंजेस हो रहे हैं, तो ये हमारा वेदर कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट मीन्स वेदर इज अ डे टू डे फेनोमेनन। वेदर क्या है? डे टू डे फेनोमेनन, मतलब कि डेली बदलने वाला चीज है। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं वेदर। अगला है हमारा क्लाइमेट। क्लाइमेट को समझते हैं, फिर दोनों में डिफरेंस क्या है वो बता देंगे। ठीक है, इट रेफर्स टू द एवरेज वेदर कंडीशंस ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मोर देन 30 ईयर्स। क्लाइमेट का सिंपल सा मतलब हो गया कि किसी भी जगह का माहौल जो है वो अधिकतर किस प्रकार का रहता है, उसी को हम लोग कह देते हैं क्लाइमेट। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, जैसे एग्जाम्पल हमारे इंडिया का राजस्थान। राजस्थान के अंदर ज्यादातर टाइम किस प्रकार का माहौल रहता है? गर्मी वाला। तो वो हो गया हमारा हॉट क्लाइमेट। वहां पे हॉट वेदर नहीं बोलेंगे हम, हॉट क्लाइमेट बोलेंगे, क्योंकि वहां पे ज्यादातर समय क्या रहता है? गर्मी रहता है, तो हॉट क्लाइमेट बोलेंगे। उसी तरीके से हमारे वर्ल्ड में एक और कॉन्टिनेंट है एंटार्क्टिका। वहां पे तो बर्फ के पहाड़ है, बड़े बड़े बर्फ है, बहुत ठंडा पड़ता है। तो यदि हमसे कोई पूछेगा कि बताइए एंटार्क्टिका का क्लाइमेट कैसा है, तो हम बोलेंगे कोल्ड क्लाइमेट है, क्योंकि वहां पे ज्यादातर टाइम क्या रहता है? ठंडा रहता है। वहां पे ज्यादातर चीजें बदलते नहीं है, एक बार जैसा है वो लगभग वैसा ही रहता है। उसी प्रकार से सहारा डेजर्ट, अफ्रीका का सहारा डेजर्ट, इतना गर्मी पड़ता है कि वहां पे ज्यादातर टाइम गर्मी ही रहता है। तो हम बोलेंगे कि वहां पे वेदर नहीं बोलेंगे कभी, वहां पे क्लाइमेट बोलेंगे, क्योंकि वो क्लाइमेट लंबे समय तक एक ही प्रकार का रहता है। तो वेदर का और क्लाइमेट का सिंपल सा मतलब क्या हो गया? अच्छा एक बात और,
क्लाइमेट में लगभग हम लोग कितना साल मान के चलते हैं, 30 साल, या फिर 30 साल से बेसी भी हो सकता है। इसका मतलब हो गया कि यदि किसी जगह का मौसम लगभग 30 साल या 30 साल से ज़्यादा एक ही प्रकार का है, तो हम मान लेते हैं कि वहाँ का क्लाइमेट भी उसी प्रकार का हो गया। जैसे एंटार्क्टिका में आज से नहीं, कई सालों से पहले, कई हजार साल पहले से ही वहाँ का जो मौसम है वो ठंडापन है, तो हम बोलेंगे कि एंटार्क्टिका का क्लाइमेट कोल्ड क्लाइमेट है। उसी प्रकार से यदि आप आ जाओ सहारा डेजर्ट, तो सहारा डेजर्ट 30 साल से नहीं बल्कि उससे भी पहले से वो गर्मी वाला इलाका है, तो हम बोलेंगे कि वो हमारा हॉट क्लाइमेट है। तो लगभग हम लोग ये बात ध्यान रखिएगा कि वेदर का मतलब सिंपल सा हो जाता है जो डेली चेंज हो जाए मौसम, या फिर घंटों घंटों में चेंज हो जाए, मिनटों मिनटों में चेंज हो जाए, इस प्रकार के मौसम को हम लोग कहते हैं वेदर। लेकिन यदि किसी जगह का मौसम 30 साल 40 साल 50 साल से बदला ही नहीं है, एक ही प्रकार का है, तो हम लोग वहां के पे कह देते हैं क्लाइमेट बोल देते हैं। जैसे एंटार्क्टिका का क्लाइमेट कोल्ड क्लाइमेट है, सहारा का क्लाइमेट हॉट क्लाइमेट है, ठीक ना। ये चीज है। आगे बढ़ते हैं। तो वेदर में हम लोग डे टू डे बोलते हैं, आवर आवर बोलते हैं, मिनट टू मिनट बोलते हैं, लेकिन क्लाइमेट में हम लोग 30 साल या फिर 30 साल से बेसी का टाइम लेकर चलते हैं। समझ मारिए बात। आगे उसके बाद है द एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट आर दी सेम, दैट इज टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन का मतलब बेसिकली रेन, बरसात। तो किसी भी जगह का जो वेदर चेंज होता है या फिर किसी भी जगह का जो क्लाइमेट चेंज होता है, इन दोनों के चेंज होने के पीछे जो कारण है, दोनों का सेम ही कारण है। जैसे मान लीजिए किसी जगह का वेदर चेंज हो रहा हो या क्लाइमेट चेंज हो रहा हो, उसके पीछे क्या क्या हाथ हो सकता है उसको चेंज करने में। पहला हाथ हो सकता है टेम्परेचर का। जैसे मान लीजिए अभी बारिश हो रहा था, अचानक धूप निकल गया, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब हो गया कि बरसात जब होता है ना तो प्रेशर ज़्यादा होता है, क्योंकि वाटर वेपर हमारे ऊपर होते हैं। वही धूप निकल जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि वाटर वेपर एवोपरेट हो जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। विंड यानी कि हवा, हवा भी किसी भी जगह का क्लाइमेट या फिर वेदर चेंज कर देता है। ह्यूमिडिटी यानी कि नमी, हमारे आसपास पानी का मात्रा क्या है, नमी कैसा है। और ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन यानी कि बरसात, किसी जगह पे बरसात किस प्रकार का हो रहा है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके वजह से किसी भी जगह का वेदर या फिर क्लाइमेट जो है वो चेंज हो जाता है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि किसी भी जगह का वेदर या फिर क्लाइमेट जो चेंज होता है या फिर बदलता है, तो उनके पीछे किन किन प्रकार के चीज़ों का हाथ होता है, तो उसको बदलने में टेम्परेचर का, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, विंड, ह्यूमिडिटी और प्रेसिपिटेशन यानी कि रेन का बहुत बड़ा हाथ होता है उसको चेंज करने में। आगे, द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ क्लाइमेटिक जोन। अब देखो ये जो हमारा पूरा पृथ्वी है ना, जो पूरा हमारा वर्ल्ड है, इसको हम लोगों ने अलग अलग क्लाइमेट जोन के हिसाब से बांट रखा है। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड का कुछ पार्ट है जहाँ पे गर्मी बहुत पड़ता है, तो वहाँ हम बोल देंगे कि हॉट क्लाइमेट है। इस वर्ल्ड में कुछ ऐसे भी पार्ट है जहाँ पे ठंडा बहुत पड़ता है, तो बोल देंगे कि वहाँ का क्लाइमेट कोल्ड है कि नहीं। तो हम लोगों ने अपने पूरे वर्ल्ड को अलग अलग क्लाइमेट जोन के हिसाब से बांट दिया है। आगे बढ़ते हैं। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज द मॉनसून टाइप। अब यदि हम लोग बात करें अपने इंडिया के बारे में कि इंडिया का जो क्लाइमेट है वो किस प्रकार का है, इंडिया के अंदर हॉट क्लाइमेट है, कोल्ड क्लाइमेट है, या किस प्रकार का क्लाइमेट है। पहली बात तो आप ये समझिए कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है ना जहाँ पे आपको अच्छा खासा धूप भी दिखता है, यानी कि अच्छा खासा आपको यहाँ पे गर्मी भी दिखता है, अच्छा खासा जाड़ा के टाइम पे ठंडा भी दिखता है आपको। लेकिन इसके बावजूद इंडिया जो है वो ना ही हॉट क्लाइमेट के कैटेगरी में आता है, ना ही कोल्ड क्लाइमेट के कैटेगरी में आता है। इंडिया आता है मॉनसून के कैटेगरी में। मॉनसून का मतलब सिंपल सा मान लो थोड़ा बहुत बरसात वाला। तो अब आपके मन में कन्फ्यूजन हो सकता है कि सर इंडिया में गर्मी भी दबा के पड़ता है, इंडिया में जाड़ा भी दबा के पड़ता है, बरसात तो उतना हम नहीं देखते हैं। असल बात है कि हम लोग रहते हैं बिहार में, इसीलिए बरसात उतना हमको नजर नहीं आता है।
लेकिन आप चले जाओ हमारे ईस्ट इंडिया यानी कि अरुणाचल प्रदेश, असम, उधर चले जाओ, उधर बारिश दबा के होता है। फिर आप चले जाओ नॉर्थ इंडिया, जम्मू कश्मीर, उधर उधर बारिश खूब होता है। उसके बाद फिर आप आ जाओ इधर मध्य प्रदेश तरफ, जंगली इलाका है, वहां भी बारिश खूब होता है। साउथ इंडिया आ जाओ, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, है ना, फिर बगल में उड़ीसा, समुद्र के बगल में ये सब जगह है, तो वहां पे भी बारिश खूब होता है। यानी कि इंडिया का यदि क्लाइमेट देखा जाए तो वो मॉनसून वाला है। एवरेज निकाला गया कि इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलता है, गर्मी, बरसात या जाड़ा, तो निकला बरसात। बरसात इंडिया में सबसे ज्यादा होता है इन तीन चीज के मुकाबले। यानी कि डिसीजन ये लिया गया कि इंडिया में देखो पहले गर्मी ज्यादा होता है, जाड़ा ज्यादा होता है या बरसात ज्यादा होता है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग वाला बात है कि इंडिया में बरसात सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए हम लोग मान लेते हैं कि इंडिया जो है वो किस प्रकार का है, मतलब इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, मॉनसून वाला क्लाइमेट है। समझ में आ रही है बात? तो अब ये नहीं समझना है कि सर हम लोग बिहार में रहते हैं तो बिहार में गर्मी बहुत पड़ता है, बिहार में जाड़ा भी खूब पड़ता है, लेकिन केवल इस चीज को बिहार को लेकर नहीं देखा जाएगा, ऑल ओवर इंडिया के एवरेज को निकाला जाएगा कि इंडिया में ओवरऑल हर जगह पे सबसे ज्यादा क्या पड़ता है, तो बारिश पड़ता है, मानसून होता है, ठंडा प्रकार का माहौल रहता है। इसलिए इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मानसून वाला क्लाइमेट है। कैसा है? मानसून वाला क्लाइमेट है। आगे बढ़ते हैं। इन समर टेम्परेचर टचेज 50 डिग्री सेल्सियस इन सम पार्ट्स ऑफ द राजस्थान डेजर्ट, whereas it may be around 20 डिग्री सेल्सियस इन पहलगाम इन जम्मू एंड कश्मीर। बात करें हम लोग अपने इंडिया का, तो इंडिया में कुछ ऐसे भी जगह है जहां पे गर्मी के टाइम पे 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंच जाता है, और उसी गर्मी में इंडिया में कुछ ऐसे भी जगह है जहां पे 20 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर रहता है, यानी कि ठंडा प्रकार का माहौल। ठंडा नहीं कह सकते लेकिन ठीक ठाक है, बहुत गर्मी नहीं पड़ता। एग्जाम्पल पहलगाम कहाँ पे है? ये जम्मू कश्मीर में है। बेसिकली इंडिया के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंडिया के अंदर कई सारे ऐसे जगह हैं, कई सारे ऐसे जगह है इंडिया में जहां पे गर्मी के टाइम पे गर्मी दबा के पड़ता है, तो कहीं पे गर्मी के नाम पे कुछ भी नहीं है। जैसे गर्मी के टाइम पे राजस्थान के अंदर टेम्परेचर 50 डिग्री भी चल जाता है, वही जम्मू कश्मीर के अंदर है पहलगाम, वहां पे 20 डिग्री ही रहता है गर्मी के टाइम पे भी टेम्परेचर। आगे बात करते हैं विंटर के बारे में। इन विंटर टेम्परेचर टचेज -45 डिग्री सेल्सियस इन द्रास इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर में एक जगह है द्रास, वहां पे विंटर सीजन में टेम्परेचर जो है -45 हो जाता है। -45 का मतलब समझते हैं क्या हो गया? -45 का मतलब हो गया कि आप एक गिलास पानी रखिए, अब मुश्किल से 1 से 2 मिनट के अंदर वो जम जाएगा, पूरा फ्रीज हो जाएगा वो। समझ में आ रही है बात? तो विंटर में जम्मू कश्मीर के अंदर एक जगह द्रास, वहां पे -45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चला जाता है। वेयर एज इट मे बी अराउंड 22 डिग्री सेल्सियस इन तिरुवनंतपुरम इन केरला। वही जाड़े के टाइम पे केरला में टेम्परेचर 22 ही रहता है, मतलब ना ही बहुत गर्मी ना ही बहुत ठंडा, ठीक ठाक रहता है। तो देख रहे हो, एक जगह पे टेम्परेचर माइनस में चल जा रहा है, एक जगह पे टेम्परेचर ठीक ठाक है बरसात जाड़े के टाइम पे। इन सर्टेन प्लेसेस देयर इज अ वाइड डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट टेम्परेचर। इंडिया में तो ऐसे भी कई सारे जगह है जहां पे दिन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है और रात का टेम्परेचर बहुत घट जाता है। एग्जाम्पल राजस्थान, राजस्थान में दिन के टाइम पे गर्मी दबा के पड़ता है, रात के टाइम पे जाड़ा दबा के पड़ता है, ठीक ना। तो ये भी चीज देखने को मिलता है। तो देख रहे हो इंडिया में गर्मी भी ठीक ठाक है, जाड़ा भी ठीक ठाक है, इसके बावजूद इंडिया ना ही हॉट क्लाइमेट है ना ही कोल्ड क्लाइमेट है। इंडिया का क्लाइमेट कैसा है? मॉनसून है, क्योंकि इंडिया में बरसात इन सबसे ज्यादा होता है। कहीं पे दिखता आता है बरसात ज्यादा, कहीं पे नहीं दिखता है, लेकिन ओवरऑल पूरे इंडिया का मिला के बात करें तो इंडिया में बरसात ज्यादा रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन द थार डेजर्ट, कहां पे है? राजस्थान में। द डे टेम्परेचर में राइज टू 50 डिग्री सेल्सियस एंड द नाइट टेम्परेचर में ड्रॉप टू नियर 15 डिग्री सेल्सियस। राजस्थान के अंदर जो हमारा थार डेजर्ट है, यानी कि वो डेजर्ट वाला इलाका जहां पे बहुत बालू वाला इलाका है, वहां पे दिन के टाइम पे टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस भी हो जाता है, वही रात के टाइम पे 15 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जहां पे लोगों को ठंडा लगने लग जाता है।
तो इस प्रकार के भी टेम्परेचर हमारे इंडिया में देखने को मिलते हैं। द एनुअल प्रिसिपिटेशन यानी कि रेन, बरसात का बात कर रहा है। द एनुअल रेन वेरीज फ्रॉम 400 सेंटीमीटर इन मेघालय टू 10 सेंटीमीटर इन लद्दाख एंड वेस्टर्न राजस्थान। देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंडिया में कुछ ऐसे जगह है जहां पे एक साल में 400 सेंटीमीटर तक बरसात हो जाता है। एग्जाम्पल कहाँ पे? मेघालय में। वहीं लद्दाख हो गया या फिर राजस्थान का वेस्ट वाला पार्ट हो गया जो कि हमारे पाकिस्तान से लगता है, उधर 10 सेंटीमीटर भी बरसात बहुत ही कम हो पाता है। तो देख रहे हो इंडिया कितना ही अजीब कंट्री है, कहीं पे बहुत ज्यादा हो जा रहा है तो कहीं पे बहुत कम हो जा रहा है। तो वही बात लिखा हुआ है कि द एनुअल प्रिसिपिटेशन, देखो एनुअल प्रिसिपिटेशन का मतलब हो गया कि एक साल में टोटल बरसात। अब ये मत समझिएगा कि एक बार बारिश हुआ और 400 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी भर गया, नहीं, इसका मतलब तो पूरा बाढ़ ही आ जाएगा। फिर 400 सेंटीमीटर का मतलब होता है 4 मीटर, और 4 मीटर का मतलब हो गया लगभग 1-1.5 मंजिला बिल्डिंग। समझ में आ रही है बात? इतना बरसात एक बार में हो जाएगा तो समझ रहे हो क्या होगा? बाढ़ आ जाएगा पूरे कंट्री में। तो यहाँ पे बोला गया है एनुअल प्रिसिपिटेशन मतलब है कि एक साल में टोटल बरसात कितना होता है उस जगह पे। यदि बात करें हम लोग अपने इंडिया के अंदर मेघालय के बारे में, तो मेघालय में एक साल के अंदर लगभग 400 सेंटीमीटर ऊंचाई तक बारिश हो जाता है। वही बात करें लद्दाख और राजस्थान के बारे में, तो 10 सेंटीमीटर भी बारिश बहुत ही मुश्किल से होता है वहां पे। ठीक है, आगे। मोस्ट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री रिसीव रेनफॉल फ्रॉम जून टू सितंबर। हमारे इंडिया में ज्यादातर जो बरसात देखा गया है वो जून से लगभग स्टार्ट हो जाता है, सितंबर तक चलता है। थोड़ा बहुत किसी किसी जगह पे आगे है, जैसे हम लोग बात करें अपने बिहार में, तो बिहार में जो है वो बारिश आता है जुलाई में और खत्म हो जाता है लगभग सितंबर में। लेकिन इंडिया के बारे में यदि बात करें ओवरऑल एवरेज, तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर एवरेज के तौर पे यदि बात करें तो जून में लगभग बारिश स्टार्ट होता है और सितंबर तक लगभग चलता है। और इसी बीच में इंडिया में इतना बारिश हो जाता है कि हम लोग इंडिया को बोल देते हैं कैसा क्लाइमेट है? मॉनसून क्लाइमेट है, क्योंकि बहुत ज्यादा ही बारिश हो जाता है। बट सम पार्ट्स लाइक द तमिलनाडु कोस्ट गेट्स रेनफॉल ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवंबर। वही बात हमने जो कहा कि इंडिया का जो एवरेज देखा गया है कि लगभग जून में बारिश स्टार्ट होता है, सितंबर तक लगभग चलता है। लेकिन हर जगह पर ऐसा सेम नहीं है, किसी किसी जगह पर पहले भी हो जाता है, किसी किसी जगह पे लेट भी होता है। जैसे बात करें हम लोग अपने बिहार का, तो बिहार में बरसात जुलाई में स्टार्ट होता है। उसी तरीके से बात करें हम लोग अपने तमिलनाडु के बारे में, तो तमिलनाडु में बरसात स्टार्ट होता है अक्टूबर में और नवंबर में। सोचो, तो अक्टूबर नवंबर में वहां पे बारिश स्टार्ट ही होता है। तो हर जगह का अपना अलग अलग कहानी है। लेकिन ओवरऑल इंडिया का लेके यदि बात करें एक एवरेज कि इंडिया में लगभग बारिश कब स्टार्ट हो जाता होगा सब स्टेट को मिला के एवरेज, तो जून में और सितंबर में लगभग वो खत्म हो जाता है। लेकिन अभी भी यहाँ पे ध्यान रखना है कि थोड़ा बहुत आगे पीछे 1-2 महीना आगे पीछे हो सकता है और होता भी है। These variations have given rise to variety in lives of people in terms of the food they eat, the clothes they wear and also the kind of houses they live in। तो अभी आपने देखा कि इंडिया के अंदर पानी कहीं पे बहुत ज़्यादा है तो पानी कहीं पे बहुत कम है, कहीं पे बहुत ज़्यादा ठंडा है तो कहीं पे बहुत कम ठंडा है, कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्मी है तो कहीं पे गर्मी बहुत कम है, कहीं पे बारिश पहले स्टार्ट हो जा रहा है तो कहीं पे बारिश लेट स्टार्ट हो रहा है। तो इतना सारा चीज़ जो इंडिया में अलग अलग आपको दिखता है, इसी वजह से इंडिया में कई प्रकार के लोग भी आपको दिखते हैं, जहाँ पे अपने जगह के हिसाब से लोग अलग खाना खाते हैं, अलग कपड़ा पहनते हैं, अलग तरीके के घरों में रहते हैं। समझना रही बात? रहते हैं सब इंडिया में ही है, लेकिन अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार के हिसाब से मौसम का बदलना होता है। तो इसीलिए वहाँ पे के लोगों का खाना पीना आपको अलग दिखेगा, कपड़ा पहनने का डिजाइन अलग दिखेगा, घर अलग दिखेंगे। जैसे एक एग्जांपल देते हैं आपको, जैसे आप दिसंबर जनवरी में जम्मू कश्मीर आप जाओगे, दिसंबर जनवरी में जम्मू कश्मीर आप जाओगे तो वहाँ पे जो जाड़ा वाला कपड़ा लोग पहनते हैं ना, बड़ा अजीब होता है उन लोगों का, पूरा पैर तक होता है, सिंगल कपड़ा होता है, पैर तक होता है। लेकिन वही दिसंबर जनवरी में आप बिहार में देखो, यूपी में देखो, जाड़े का कपड़ा छोटा छोटा हम लोगों का होता है तो जाड़ा दोनों जगह पे, लेकिन वहां पे ज्यादा जाड़ा होने की वजह से उनका कपड़ा का डिजाइन क्या हो गया? बदल गया।
जाड़ा बिहार में भी है लेकिन कम है, तो हमारे कपड़े का डिजाइन अलग हो गया। उसी तरीके से आप जाड़े के टाइम पे जम्मू कश्मीर जाइए, वहां पे लोगों का खाना अलग होता है। वो लोग ज्यादातर वैसे खाना खाते हैं जिनसे उनके बॉडी को गर्मी मिले, क्योंकि जाड़ा ज्यादा पड़ता है। वही आप देखो बिहार में हम लोग नॉर्मली अपना नॉर्मल खाना खाते हैं क्योंकि जाड़ा कम है। तो वही बात हम कहना चाह रहे हैं कि हर जगह का माहौल अलग है, तो वहां के लोग वहां के माहौल के हिसाब से कपड़ा पहनते हैं, खाना खाते हैं, अलग प्रकार के घरों में रहते हैं। और यही अलग अलग प्रकार के चीज होने की वजह से इंडिया आपको इतना खूबसूरत कंट्री का नजर में आता है। नहीं तो हर जगह पे सेम कुछ सेम ही रहता तो कोई भी आदमी कहीं पे घूमने फिर क्यों जाता। आदमी कहीं पे घूमने के लिए जाता है तो क्यों जाता है, ताकि वो अलग अलग प्रकार के नए नए चीजों को देख सके। तो यही सब इंडिया का मौसम हर जगह पे अपना अलग अलग है। इस वजह से इंडिया में खान पान अलग होता है, कपड़ा अलग होता है, घर अलग होते हैं, और वही चीज लोग अलग अलग जगह पे घूमने के लिए देखने के लिए जाते हैं। तो ये हो गया हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारा इस चैप्टर का। समझ में आया सब कुछ? तो ये तो बस एक तरीके का इंट्रोडक्शन था जिसमें आप लोगों ने बहुत कुछ नया सीखा होगा। अगला हमारा टॉपिक है क्लाइमेटिक कंडीशंस, सॉरी क्लाइमेटिक कंट्रोल्स। ये हम लोग अपने हमारा इस चैप्टर का सबसे मेन टॉपिक होगा और पहला वाला टॉपिक होगा। अभी तो अपने केवल इंट्रोडक्शन देखा, तो पहले टॉपिक को हम लोग करेंगे अपने अगले वाले क्लास में। मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच। आज का क्लास हम लोग शुरुआत करेंगे अपने टॉपिक क्लाइमेटिक कंट्रोल के साथ। पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने अपने चैप्टर क्लाइमेट को स्टार्ट कर दिया था और इसके अंदर हमारा जो एक इंट्रोडक्शन था वो हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अपने इस चैप्टर के सबसे फर्स्ट टॉपिक को। टॉपिक का नाम है क्लाइमेटिक कंट्रोल। इसमें हम लोग बेसिकली अलग अलग प्रकार के चीज़ों के बारे में जिससे पढ़ेंगे, जैसे एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, ये सब सारी चीज़ें पढ़ेंगे। लेकिन पहले शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट लिखा हुआ है, देयर आर 6 मेजर कंट्रोल्स ऑफ द क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस, दे आर एज फॉलोज। कहने का मतलब है कि किसी भी जगह का जो क्लाइमेट है वो 6 बातों पे डिपेंड करता है, ठीक ना। जैसे हमने बताया था कि क्लाइमेट का मतलब क्या होता है कि किसी जगह का माहौल लगभग 30 साल या 30 साल से बेसी किस प्रकार का रहा है, तो वो हो गया वहाँ का क्लाइमेट। एग्जाम्पल हमने दिया था हमारे एंटार्क्टिका का जो क्लाइमेट है वो कोल्ड क्लाइमेट है। वही सहारा डेजर्ट का जो क्लाइमेट है वो हॉट क्लाइमेट है। तो वही हम लोग बात करेंगे कि आखिर किसी भी जगह का जो क्लाइमेट है वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है। तो क्लाइमेट किसी भी जगह का जो है वो 6 बातों पर डिपेंड करता है, जिसमें से पहला है हमारा लैटिट्यूड, दूसरा है एल्टीट्यूड जिसको हम लोग हाइट भी कहते हैं। तो एल्टीट्यूड बोलो या फिर हाइट बोलो, बात सेम है। फिर हम लोग बात करेंगे प्रेशर एंड विंड सिस्टम के बारे में। फिर बात करेंगे हम लोग डिस्टेंस फ्रॉम सी, जिसको हम लोग कॉन्टिनेंटलिटी भी कहते हैं, कॉन्टिनेंटलिटी, ओके। उसके बाद ओशन करंट के बारे में बात करेंगे और लास्ट 6वां नंबर में हम लोग बात करेंगे रिलीफ फीचर्स के बारे में। यानी कि इन्हीं 6 बातों पे डिपेंड करता है किसी भी जगह का क्लाइमेट, ठीक ना। वो क्लाइमेट हॉट होगा, कोल्ड होगा या मानसून वाला होगा, इन्हीं 6 बातों पे डिपेंड करेगा। तो आइए हम लोग इन सब के बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हमारा है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब लैटिट्यूड का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ पहला चीज, ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड एट द इक्वेटर इज हाई यानी कि हॉट एंड एट द पोल्स इज लो यानी कि कोल्ड। देखो बेसिकली हमारा जो धरती है ना, धरती के बारे में यदि बात करें कि धरती पे सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पे पड़ता है, तो वो पड़ता है इक्वेटर के आसपास। इक्वेटर क्या है, एक ऐसा इमेजिनरी लाइन है जो हमारे इस अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, आधा ऊपर नॉर्थ में और आधा नीचे साउथ में। तो जो भी जगह इक्वेटर के पास है वो बहुत ही ज़्यादा गर्मी करता है, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे गर्मी होता है। तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा, हॉट होगा। उसी तरह जो पोल्स वाले जगह हैं, पोल्स वाले जगह का मतलब हो गया नॉर्थ पोल, साउथ पोल, वहाँ पे गर्मी उतना नहीं पड़ता है, तो फिर वहाँ पे क्या होगा, कोल्ड होगा। तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा हो जाएगा, कोल्ड क्लाइमेट हो जाएगा, ठीक ना। तो यही चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो कहने का मतलब है कि लैटिट्यूड में हम लोगों को पढ़ना है इक्वेटर के बारे में खास तौर पे ज़्यादा। तो जो इक्वेटर के पास जगह है वहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ता है, तो वहाँ का क्लाइमेट हो गया हॉट क्लाइमेट।
लेकिन वही बात करें पोल्स का, पोल्स मतलब ऊपर नॉर्थ पोल और नीचे साउथ पोल, यहाँ पे धूप उतना नहीं जाता है, गर्मी उतना नहीं पड़ता, तो यहाँ पे होता है कोल्ड, ठंडा होता है, इसीलिए हम लोग उसको कोल्ड क्लाइमेट वहाँ पे कहते हैं। इसीलिए इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप देख लो, नॉर्थ में ग्रीनलैंड और यहाँ नीचे एंटार्क्टिका में और ऊपर मतलब नॉर्थ में ग्रीनलैंड और साउथ में एंटार्क्टिका, यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, कोल्ड क्लाइमेट है, ठीक ना। लेकिन वही इक्वेटर के आसपास का यदि हम बात करें तो अफ्रीका है ना, ये सारी जगह जो है वो हॉट क्लाइमेट में आता है। लैटिट्यूड समझ में आ गया, आगे बढ़ता है। अगला हमारा एल्टीट्यूड यानी कि हाइट के बारे में बात करते हैं कि हाइट से किस तरीके से हमारा क्लाइमेट डिपेंड करता है। पहला लिखा हुआ इसमें, इफ वी ग्रो फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू हायर एल्टीट्यूड्स द एटमॉस्फेयर बिकम्स लेस डेंस एंड टेम्परेचर डिक्रीजेज यानी कि कोल्ड। जैसे देखो, जैसे जैसे आप धरती के जमीन से मतलब इस पृथ्वी के ऊपर से जैसे जैसे आप आसमान की ओर ऊपर बढ़ोगे वैसे वैसे हमारा हाइट क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, यानी कि हम लोग बहुत ऊंचा चलते चले जाएंगे। इससे क्या होगा, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे हमारा टेम्परेचर घटता है, और घटने का मतलब हो गया कि वहां पे ठंडापन आपको ज्यादा लगेगा। तो ऊपर में आसमान में कैसा क्लाइमेट है, कोल्ड क्लाइमेट है, ठीक है। देयरफॉर द माउंटेन्स आर कोल्ड, इसीलिए देखोगे आप जो माउंटेन होते हैं, बड़े बड़े पहाड़, वो ठंडा क्यों होता है, क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है, जैसे जैसे आप जमीन से ऊपर जाओगे टेम्परेचर घटता है, टेम्परेचर घटने का मतलब हो गया कि वहां पर ठंडा बढ़ेगा। इसीलिए जो पहाड़ होते हैं, जब भी आप किसी पहाड़ पे चढ़ते हो तो पहाड़ जमीन से बहुत ऊपर होता है, इसीलिए वहां पे आपको ठंडा ज्यादा लगता है। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है आपको कि किसी भी जगह का जो क्लाइमेट है वो हाइट पे भी डिपेंड करता है। जमीन से जितना ज्यादा आप ऊपर जाओगे उतना ज्यादा आपको कोल्ड क्लाइमेट मिलेगा, और जितना ऊपर से नीचे जमीन की ओर आएंगे उतना ही ज्यादा आपको हॉट क्लाइमेट मिलेगा। समझ में आया बात। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है हमारा प्रेशर एंड विंड सिस्टम। तो आइए देखते हैं प्रेशर और विंड सिस्टम में क्या बात यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला चीज है इसमें, इन समर, फिर विंटर के बारे में भी बात करेंगे। हाँ, और ये वाला पॉइंट थोड़ा अच्छी तरीके से समझिएगा, ठीक है। लिखा हुआ पहला पॉइंट, इन समर विंड फ्लोज फ्रॉम ओशन टू लैंड बिकॉज इन समर लैंड बिकम्स वेरी हॉट देन ओशन and hotter air of land is lighter in weight so it goes up in the atmosphere। अब यहां पे देखिए होता क्या है गर्मी के टाइम पे, ध्यान से आप समझिएगा। पहले गर्मी के टाइम पे क्या होता है, हमारा जो जमीन है, जो हमारा लैंड है, वो ज्यादा गर्म होता है। तो जमीन यदि ज्यादा गर्म होगा तो जमीन के ऊपर जो हवा है वो भी गर्म होगा, और गर्म हवा का एक खूबी होता है कि वो हल्का हो जाता है और वो जल्दी आसमान में उड़ जाता है। तो गर्मी के टाइम पे जमीन गर्म हुआ, जमीन गर्म होने के वजह से हमारा उसके ऊपर जो हवा है वो भी गर्म हो गया, इसके वजह से वो सारा हवा हमारा आसमान में उड़ गया। फिर सवाल है कि सर जमीन के ऊपर तो हवा खाली हो गया। जमीन के ऊपर हवा खाली जरूर हुआ, लेकिन उस हवा को भरने के लिए हवा आएगा किधर से, समुद्र की तरफ से। गर्मी के टाइम पे ये होता है, ठीक ना। तो ये हो गया हमारा गर्मी के टाइम पे कि हवा हमारा किधर से किधर आता है, लैंड से, सॉरी समुद्र से लैंड की ओर आता है। इसके पीछे का कहानी क्या है, सिंपल समझो। गर्मी के टाइम पे ना, गर्मी के टाइम पे पानी भी गर्म होता है, जमीन भी गर्म होता है, लेकिन जमीन ज्यादा गर्म होता है पानी के मुकाबले। तो जमीन ज्यादा गर्म होने के वजह से जमीन के ऊपर जितने भी हवा प्रेजेंट है वो हवा भी गर्म होगा, और वो हवा गर्म हो जाएगा तो वो आसमान में उड़ जाएगा। तो जमीन के ऊपर हो गया हवा खाली। तो उस खाली जगह को भरने के लिए हवा हमारा आता है समुद्र से। ये कब होगा ये सिचुएशन, गर्मी के टाइम पे, ठीक है। आगे तो वही लिखा हुआ है कि द एम्प्टी स्पेस यानी कि जो खाली स्पेस है, खाली जगह जो हमारा लैंड पे हो गया, इज फिल्ड बाय द कोल्ड एयर फ्रॉम ओशन टू लैंड। यानी कि जमीन के ऊपर जो हवा गर्म होने की वजह से आसमान में उड़ गया था, वो जमीन के ऊपर जो खाली स्पेस हमारा बन गया, उस खाली हवा को भरने के लिए, खाली जगह को भरने के लिए हमारा हवा किधर से आएगा, ओशन से, यानी कि समुद्र से जमीन की ओर वो आएगा। ये कहानी हमारा कब चलता है, गर्मी में। लेकिन ठंडा में जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। तो वहां पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, इन विंटर विंड फ्लोज फ्रॉम लैंड टू ओशन
समर में क्या हुआ था, ओशन टू लैंड, लेकिन इसमें क्या होगा, लैंड टू ओशन, बिकॉज इन विंटर ओशन बिकम्स वेरी हॉट देन लैंड एंड हॉटर एयर इन ऑफ ओशन इज लाइटर इन वेट, सो इट गोज अप इन द एटमॉस्फेयर। बेसिकली होता क्या, जाड़े के टाइम पे जाड़े के टाइम पे पानी ज्यादा गर्म होता है, लैंड उतना ज्यादा गर्म नहीं हो पाता है। तो बताइए जाड़े के टाइम पे ज्यादा गर्म कौन हुआ, पानी। तो पानी के ऊपर जितने भी हमारा हवा होंगे वो भी गर्म हो जाएंगे, फिर तो वो गर्म हवा आसमान में उड़ जाएगा। तो पानी के ऊपर यानी कि समुद्र के ऊपर सारे हवा हो गए खाली, तो उस खाली हवा को भरने के लिए जो हवा आएगा वो जमीन से समुद्र की ओर आएगा। तो ये हमारा कहानी चलता है जाड़े के टाइम पे। तो नेक्स्ट, द एम्प्टी स्पेस ऑफ ओशन इज फिल्ड बाय द कोल्ड एयर फ्रॉम लैंड टू ओशन। तो जमीन से हवा निकल के समुद्र की ओर आएगा उस हवा के खाली स्पेस को भरने के लिए। तो ये बात समझ में आ रही है आपको? तो ये बात ध्यान रखना, एक बार फिर से बता देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो गर्मी के टाइम पे क्या होता है, पहले कहानी समझते हैं। पहले गर्मी के बारे में बात करेंगे, फिर जाड़े के बारे में बात करेंगे, विंटर के बारे में। गर्मी के टाइम पे क्या होता है, गर्मी के टाइम पे जमीन यानी कि लैंड ज्यादा गर्म होता है, पानी थोड़ा कम गर्म होता है। तो ज्यादा गर्म कौन हुआ, जमीन। तो लैंड के ऊपर जितने भी एयर होंगे ना वो भी गर्म हो जाते हैं और वो सारा गर्म हवा आसमान में उड़ जाता है। तो लैंड के ऊपर जो जगह है वो खाली हो गया। तो उस खाली जगह को भरने के लिए हवा किधर से आएगा, समुद्र से आता है। तो ये हमारा होगा गर्मी के टाइम पे। अब जाड़े के टाइम पे क्या होता है, कहानी थोड़ा उल्टा हो जाता है। जाड़े के टाइम पे पानी गर्म होता है थोड़ा ज्यादा और जमीन गर्म होता है कम। तो ज्यादा गर्म कौन हुआ, पानी। तो पानी के ऊपर जो गर्म हवा होता है वो बन के आसमान में उड़ जाते हैं। तो हो गया स्पेस खाली पानी के ऊपर। तो जमीन से हवा निकल के समुद्र की ओर उस हवा के खाली स्पेस को भरने के लिए चला जाता है। तो यही चीज हमारा ये कहानी चलता रहता है। समझ में आया बात? चलिए, तो ये हो गया हमारा थर्ड चीज। चौथा है डिस्टेंस फ्रॉम दी सी, जिसको हम लोग कॉन्टिनेंटैलिटी कहते हैं, ठीक ना। तो डिस्टेंस फ्रॉम दी सी बोलो आप या फिर कॉन्टिनेंटैलिटी बोलो, बात एक ही है। तो देखते हैं कि किसी भी जगह का जो क्लाइमेट है वो समुद्र से कितने नज़दीक या फिर दूरी होने पर डिपेंड करता है। यानी कि कोई भी जो एरिया है वो समुद्र से कितना दूर है या फिर नज़दीक है, इस वजह से भी उस जगह का जो क्लाइमेट है वो डिसाइड होता है कि वहाँ का क्लाइमेट हॉट होगा या कोल्ड होगा या मानसून वाला होगा, क्या होगा। पहला पॉइंट, द क्लाइमेट रिमेन्स मॉडरेट ओवर द कोस्टल एरियाज। जो इलाका, जो एरिया समुद्र के बगल में पड़ता है वो इलाके में कभी भी ना गर्मी ज़्यादा पड़ेगा ना ही कभी जाड़ा ज़्यादा पड़ेगा। वहाँ का जो क्लाइमेट होता है ना वो मॉडरेट होता है, मतलब ठीक होता है, ना ही बहुत गर्मी ना ही बहुत जाड़ा, ठीक रहेगा। इसीलिए आप देखोगे जो स्टेट हमारे समुद्र के बगल में है, फॉर एग्जाम्पल गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, ये सारे जो स्टेट हैं ये समुद्र के बगल में हैं। तो यहाँ के लोग ना कभी भी आपको स्वेटर पहने हुए नजर नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा जाड़ा पड़ता ही नहीं है। ये लोग केवल हाफ शर्ट में काम चला देते हैं सालों भर, ठीक है, कभी भी इधर जाड़ा पड़ता ही नहीं है। तो यहाँ पे ना ज़्यादा जाड़ा है ना ही ज़्यादा गर्मी है, तो यहाँ पे मॉडरेट है। आगे, बट एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सी इंक्रीजेज पीपल एक्सपीरियंस एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। लेकिन जैसे जैसे आप समुद्र से दूर जाते हो वैसे वैसे माहौल बदलना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि समुद्र के बगल में आप रहोगे तो मॉडरेट क्लाइमेट है, ना गर्मी ना जाड़ा, बराबर है दोनों। लेकिन जैसे जैसे आप समुद्र से दूर भागोगे, दूर जाओगे समुद्र से, जमीन के अंदर जाओगे ज़्यादा, वैसे वैसे आपको गर्मी या फिर ठंडे का एहसास होने लगेगा। जैसे हमारा बिहार समुद्र के बगल में बिल्कुल नहीं है, इसीलिए बिहार में गर्मी भी आता है, जाड़ा भी आता है, मानसून भी आता है, सब कुछ आता है। लेकिन यदि वही बिहार समुद्र के बगल में होता ना तो हम लोग केवल एक हाफ टी शर्ट और पैंट पे पूरा साल बिता देते। क्योंकि सबसे बड़ा चीज ये है कि बगल में समुद्र है और समुद्र से कभी हवा जमीन की ओर आएगा तो कभी जमीन से समुद्र की ओर जाएगा। तो हवा इधर से उधर भी जा रहा है, उधर से इधर भी आ रहा है। इसके वजह से वहाँ का माहौल हो जाता है मॉडरेट, क्योंकि वहाँ पे एयर लगातार मूव इधर से उधर करते रहते हैं। इसीलिए समझा रही है बात। यदि इसका लाइव एग्जांपल आपको देखना हो
तो आप बस नदी के बगल में जाके बैठ जाओ, नदी के बगल में बैठ जाने पे भी आपको गर्मी का एहसास नहीं होता है, मतलब ठीक लगता है वहाँ पे बैठने पे, क्योंकि वहाँ पे जो हवा है आपके बॉडी पे, पानी के तरफ से भी कभी कभार आ रहा होता है और कभी कभार ज़मीन से भी हवा आपके बॉडी को पार करते हुए समुद्र की यानी कि नदी की ओर जा रहा होता है। इसीलिए दिस कंडीशन इज नॉन एज कॉन्टिनेंटैलिटी, इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंटलिटी, मतलब कि आप समुद्र से कितना नज़दीक या कितना दूर रहते हो, इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं कॉन्टिनेंटलिटी। कॉन्टिनेंटलिटी का मतलब यहाँ पे हमने लिख दिया है कि क्या होता है, वेरी हॉट ड्यूरिंग समर, गर्मी के टाइम पे क्या लगेगा आपको, यदि आप समुद्र से बहुत दूर रहोगे तो गर्मी के टाइम पे गर्मी ज़्यादा लगेगा और जाड़े के टाइम पे जाड़ा ज़्यादा लगेगा। लेकिन वही आप समुद्र के बगल में रहते हैं तो फिर आपको ना ज़्यादा गर्मी लगेगा ना ज़्यादा जाड़ा लगेगा। समझ में आ रही है बात। अगला यहाँ पे नीचे में कॉन्टिनेंटलिटी का डेफिनेशन लिखा हुआ है, आप उसको एक बार देख सकते हो, सेमी डेफिनेशन है जो हमने आपको यहाँ पे कहा, कोई दिक्कत इसमें। अगला है हमारा ओशन करंट। अब ये ओशन करंट क्या है देखिए, सिंपल सा आप इसको समझिएगा। इट इज द मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर विच फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली इन अ डिफिनिट पैटर्न। अच्छा, कभी आपने समुद्र में देखा है, समुद्र में पानी जो है ना बहता है, समुद्र में पहली बात तो पानी बहता है नहीं, वो बस हलचल करता है। जैसे आप नदी में देखोगे तो नदी में पानी हमेशा जाता हुआ आपको दिखेगा, समुद्र में पानी बरकरार रहता है, वो कहीं जाता नहीं है, बस वो उसमें हलचल होता रहता है। तो हमेशा ना आप देखोगे समुद्र में कि पानी में एक हलचल हमेशा बना ही रहता है। वो किसके वजह से होता है, हवा के वजह से। किसके वजह से, हवा के वजह से। भाई पानी वाला इतना बड़ा समुद्र है हमारा, इतना बड़ा पानी है हमारे पास, तो उसके ऊपर हवा थोड़ा सा भी चलता है ना तो पानी में हलचल ला देता है, पानी में बवंडर उठने लगते हैं, पानी में लहर उठने लग जाते हैं। तो हमेशा समुद्र में आप देखोगे कि एक प्रकार का पानी का डायरेक्शन हमेशा होता ही रहता है, मतलब कि पानी हमेशा इधर से उधर हलचल करता हुआ आपको दिख ही जाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओशन करंट। तो पानी में उठने वाले जो लहर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला कोल्ड ओशन करंट, दूसरा हमारा है वार्म ओशन करंट। अब ये दोनों को हम लोग अभी समझेंगे, लेकिन बात आप समझ लो पहले ये कि जो समुद्र में उठने वाले जो हवा होते हैं या फिर समुद्र में उठने वाला जो लहर है वो दो प्रकार का होता है, एक कोल्ड और एक वार्म यानी कि गर्म। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। पहला, इफ कोल्ड ओशन करेंट्स पास्ड ओवर एन एरिया द एरिया बिकम्स कोल्ड। इसका मतलब बेसिकली क्या हुआ आप वो समझो। जैसे समुद्र के ऊपर ठंडा हवा है, यदि वो हवा बहते 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 चला गया जमीन की ओर, तो जमीन की ओर भी क्या ला देगा, वो ठंडा ला देगा। यानी कि समुद्र में जो ठंडा हवा है वही ठंडा हवा यदि बहते बहते जमीन की ओर चला गया, किसी कंट्री की ओर चला गया, तो वहां पे भी ठंडा ला देगा। इसी को कहते हैं कोल्ड ओशन करंट। एक बात ध्यान रखिए, समुद्र का पानी हमेशा ठंडा ही नहीं होता, कभी गर्मी भी होता है। अब एग्जाम्पल हमने दिया था ना कि गर्मी के टाइम पे जमीन ज्यादा गर्म होता है, समुद्र गर्म कम होता है। इसीलिए गर्मी के टाइम पे जब समुद्र से हवा जमीन की ओर आता है तो हमको बड़ा ही ठंडा लगता है। लेकिन जाड़े के टाइम पे क्या होता है, पानी ज्यादा गर्म होता है, इसीलिए जब जाड़े के टाइम पे समुद्र का हवा जमीन की ओर आता है तो हम लोगों को गर्माहट लगता है। तो वही चीज यहाँ पे है कि यदि समुद्र का ठंडा वाला हवा जमीन की ओर आएगा तो उस जमीन को भी पूरी तरीके से वो ठंडा कर देगा। जमीन मतलब किसी एरिया को या फिर किसी कंट्री को। इसका अपोजिट भी पॉसिबल है। इफ वार्म ओशन करेंट्स पास्ड ओवर एन एरिया द एरिया बिकम्स वार्म। लेकिन समुद्र में जो हवा है वो गर्म भी होता है। कब होता है गर्म, समुद्र में ज़्यादातर जाड़े के टाइम पे। जाड़े के टाइम पे समुद्र का पानी ज़्यादातर जो है वो गर्म रहता है, तो उधर का गर्म हवा बह के जब हमारे कंट्री की ओर आएगा तो हमारे कंट्री को भी वो गर्माहट देगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा कोल्ड ओशन करंट और वार्म ओशन करंट। समझ में आ रही है बात। चलिए नेक्स्ट है हमारा लास्ट, रिलीफ फीचर्स। रिलीफ फीचर्स का मतलब क्या है, देखो, रिलीफ टू प्लेज अ मेजर रोल इन डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। देखो, रिलीफ का सिंपल सा मतलब होता है कि किसी भी जगह का जंगल कैसा है, वहाँ का पहाड़ कैसा है, वहाँ का खुला इलाका कैसा है,
इन्हीं सब चीज़ों को मिला के हम लोग एक वर्ड क्या दे देते हैं नाम, रिलीफ, ठीक ना। जैसे आप देखना कभी भी जो इलाका पहाड़ वाला होगा या फिर जिस इलाके में जंगल ज़्यादा होंगे वहाँ का क्लाइमेट हमेशा आपको कोल्ड दिखेगा, यानी कि वहाँ पे हमेशा ठंडापन रहेगा। लेकिन कोई एक ऐसा इलाका जो कि पूरी तरीके से डेजर्ट वाला है, पूरा दूर दूर तक बालू है, दूर दूर तक पेड़ पौधा पहाड़ कुछ नज़र नहीं आ रहा है, वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगा। तो किसी भी जगह का जो रिलीफ फीचर होता है, यानी कि वहाँ का पहाड़, जंगल, खुला इलाका, वो भी डिसाइड करता है कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा। इसको यदि थोड़ा सा और गहराई से जानना हो तो आप ये समझ लो कि किसी जगह पे पहाड़ जंगल ज़्यादा होंगे तो वहाँ पे क्लाइमेट कोल्ड होगा, और कहीं पे कुछ भी नहीं होगा, खाली इलाका होगा केवल, तो वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगा। वहाँ के यानी कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा, हॉट होगा। जैसे एक एग्जाम्पल आपको देते हैं, हमारे पास 3-4 ऐसे कंट्री हैं जैसे ईरान, इराक, सऊदी अरबिया। ये सारे कंट्री में उतना पेड़ पौधा है ही नहीं, पहाड़ भी नहीं है, तो यहाँ पे गर्मी थोड़ा ज़्यादा पड़ता है। लेकिन वही यदि आप एग्जाम्पल ले लो हमारे इंडिया का, नॉर्थ इंडिया, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, थोड़ा आप इधर और आ जाओ, असम, अरुणाचल प्रदेश, इन सभी में पहाड़ बहुत है, जंगल बहुत है, तो यहाँ का क्लाइमेट कैसा दिखेगा आपको, वहाँ के क्लाइमेट के बारे में बात करें तो कोल्ड दिखेगा। लेकिन ओवरऑल ऑल इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, मॉनसून है, ठीक ना। ये हम लोगों ने बात किया था, वही बात हमने यहाँ पे किया आपको। हाई माउंटेन्स एक्ट एज अ बैरियर्स, they may cause precipitation if they are high enough and lie in the path of rain bearing winds। कहने का मतलब हो गया कि बड़े बड़े पहाड़ जो है हवा को बहने से रोक देते हैं। तो वैसे बात है, जहाँ पे बड़ा पहाड़ होगा हवा को वो रोक देगा तो सारा बादल पहाड़ पे ही जाके जमा हो जाएगा। इसीलिए पहाड़ों पे जब आप जाओगे तो बारिश वहाँ पे ज़्यादा होता है, क्योंकि वो बादल को रोक देते हैं, क्योंकि इतने बड़े बड़े पहाड़ होते हैं कि बादल को रोक देते हैं और वो सारा का सारा बादल पहाड़ पे जाके चिपक जाता है। इसीलिए पहाड़ पे बारिश ज़्यादा होता है, इसीलिए वहाँ पे पहाड़ों पे ठंडापन आपको ज़्यादा महसूस होता है, ठीक ना। लेकिन कोई एक ऐसा इलाका जो कि पूरी तरीके से प्लेन इलाका है, खाली इलाका है, क्या बादल कभी भी वहाँ पे रुकेगा, कभी नहीं रुकेगा, इसलिए वो पास कर जाता है, इसीलिए वहाँ पे कभी बारिश हो ही नहीं पाता है। तो वहाँ पे बारिश नहीं होगा तो वहाँ पे क्या होगा, फिर गर्मी दबा के पड़ेगा। ध्यान रखना, जहाँ पे बारिश नहीं होता है वहाँ पे गर्मी खूब पड़ता है, समझ आ रही है बात। तो रिलीफ फीचर यानी कि पहाड़ जंगल भी डिसाइड करते हैं कि किसी भी जगह का क्लाइमेट कैसा होगा। तो ये 6 चीजें हैं जो हम लोगों ने डिस्कस किया, यही 6 चीज मिलकर डिसाइड करता है कि किसी भी जगह का क्लाइमेट हॉट होगा, कोल्ड होगा या मानसून वाला होगा। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट। ये तो अभी अपने जो 6 को बात किया, ये पूरी दुनिया पे लागू होता है कि पूरी दुनिया में यदि क्लाइमेट किसी जगह का चेंज होता है तो वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है। लेकिन इंडिया का क्लाइमेट किन किन बातों पर डिपेंड करता है ये हम लोग इस बारे में पढ़ेंगे, केवल इंडिया के बारे में बात करेंगे इसमें। अभी जो हम लोगों ने पढ़ा ये तो पूरी दुनिया पे लागू होता है कि पूरी दुनिया का क्लाइमेट किस तरीके से डिपेंड करता है, लेकिन अब हम लोग ये बात करेंगे कि आखिर इंडिया का क्लाइमेट किन किन बातों पर डिपेंड करता है। तो हम लोग अपने अगले वाले क्लास से स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट। पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, हमारा टॉपिक था पिछले वाले क्लास में क्लाइमेटिक कंट्रोल। बेसिकली इस वाले टॉपिक में हम लोगों ने 6 ऐसे चीज़ों के बारे में पढ़ा था जिसके वजह से इस पूरे वर्ल्ड का जो क्लाइमेट है वो डिपेंड करता है, यानी कि इन्हीं 6 चीज़ों पे किसी भी जगह का जो क्लाइमेट है वो डिपेंड करता है। लेकिन अब हम लोग जो पर्टिकुलरली बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं केवल इंडिया को लेकर, यानी कि इंडिया का जो क्लाइमेट है वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है, केवल हम लोग वो पढ़ेंगे, ठीक है। पिछले क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा वो पूरे वर्ल्ड को लेकर था, पूरे वर्ल्ड पे वो लागू होता है। लेकिन अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो केवल इंडिया को लेकर पढ़ेंगे कि इंडिया का क्लाइमेट किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, या फिर इंडिया का क्लाइमेट किन किन चीज़ों से बदलता रहता है, चेंज होता रहता है, अफेक्ट होता है। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला हमारा है लैटिट्यूड। इसमें क्या लिखा हुआ है, The Tropic of Cancer passes through the middle of the country from the run of Kutch in the west to Mizoram in the east। देखिए, जब भी आप मैप के बारे में पढ़ते हैं ना तो 3 प्रकार के लाइन हम लोगों को खूब पढ़ना पड़ता है। पहला होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दूसरा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और तीसरा इक्वेटर। इक्वेटर है जो कि बिल्कुल धरती को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो बात करें हम लोग अपने कंट्री इंडिया को लेकर, तो इंडिया के बिल्कुल बीचों बीच होकर गुजरता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। इंडिया के बिल्कुल
हाँ, इंडिया के बिल्कुल बीचों बीच से होके हमारा गुजरता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि इंडिया को लगभग 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। ध्यान रखना है, ये इक्वेटर नहीं है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का बात कर रहे हैं हम लोग। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया के बिल्कुल बीच से होके गुजरता है। और बात करें वेस्ट में तो रन ऑफ कच्छ, गुजरात, ठीक, मतलब गुजरात में है। उसके बाद फिर ईस्ट में बात करें तो मिजोरम, यानी कि वेस्ट से लेकर ईस्ट तक हमारे इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, आधा ऊपर नॉर्थ में और आधा नीचे साउथ में, ठीक है। तो हमारा जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन है वो वेस्ट में रन ऑफ कच्छ से आती है, ईस्ट में मिजोरम से निकल जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कंट्री लेइंग साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बिलोंग्स टू द ट्रॉपिकल एरिया, यानी कि हाई हीट एरिया। इसका मतलब क्या हुआ समझिए। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ने क्या किया, हमारे इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, आधा ऊपर नॉर्थ में और आधा नीचे साउथ में। तो वही लिखा हुआ है कि ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कंट्री लेइंग साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो हमारे इंडिया का जो आधा पार्ट है वो नीचे पड़ गया और आधा पार्ट ऊपर पड़ गया। तो जो नीचे हमारा पार्ट पड़ गया साउथ में, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे, वो हमारा कहलाता है ट्रॉपिकल एरिया। क्या कहते हैं उसको हम लोग, ट्रॉपिकल एरिया। इसका मतलब होता है बेसिकली हाई हीट एरिया, मतलब वहाँ पे हीट क्या पड़ेगा, थोड़ा सा ज़्यादा पड़ेगा। तो इसमें सिंपल सा बात रखिए ध्यान कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, आधा पार्ट ऊपर नॉर्थ में और आधा पार्ट नीचे साउथ में। तो जो नीचे वाला पार्ट है हमारा इंडिया का, साउथ वाला पार्ट जो है, उसको हम लोग कहते हैं ट्रॉपिकल एरिया या फिर हाई हीट वाला एरिया भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे गर्मी थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता है एज कम्पेयर टू नॉर्थ इंडिया, ठीक ना। द रिमेनिंग हाफ पार्ट ऑफ द कंट्री लाइंग नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और जो आधा पार्ट हमारे इंडिया का बच गया वो ऊपर में नॉर्थ में, ठीक है ना, बिलोंग्स टू दिस सब ट्रॉपिकल एरिया, जिसको हम लोग कहते हैं लेस हीट एरिया। यानी कि जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ने इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड किया, आधा नीचे और आधा ऊपर में। तो नीचे वाला तो हमारा हो गया साउथ, जिसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, ट्रॉपिकल एरिया या फिर हाई हीट एरिया। अब जो आधा बच गया हमारा वो नॉर्थ का बच गया ऊपर में, तो उसको हम लोग कह देते हैं सब ट्रॉपिकल एरिया। क्या बोलेंगे इसको, सब ट्रॉपिकल एरिया, या फिर आप ब्रैकेट में लेस हीट एरिया भी कह सकते हो। कहने का मतलब हो गया कि ऊपर में जो है वो गर्मी थोड़ा कम पड़ता है, लेकिन नीचे साउथ इंडिया में गर्मी उसके मुकाबले थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लेटीट्यूड के बारे में। एक पॉइंट इसमें और है, देयरफॉर इंडियाज क्लाइमेट हैज बोथ फीचर्स ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल। तो ट्रॉपिकल का सिंपल सा मतलब हो गया साउथ इंडिया का बात कर रहा है जहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ेगा, और सब ट्रॉपिकल का मतलब हो गया ये नॉर्थ इंडिया के बारे में बात कर रहा है जहाँ पे गर्मी थोड़ा सा कम पड़ेगा। साउथ इंडिया में गर्मी ज़्यादा, नॉर्थ इंडिया में गर्मी कम। तो इसीलिए हम लोग देखते हैं इंडिया में कि थोड़ा बहुत दोनों का मिक्सचर है, कहीं पे हल्का गर्मी है तो कहीं पे हल्का ठंडा भी है, ठीक ना। इसीलिए इंडिया जो है वो ठीक ठाक कंट्री माना जाता है। तो लेटीट्यूड समझ में आ गया। अगला है हमारा एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब हो गया हमारा बेसिकली बात कर रहा है हाइट का, ठीक है। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इंडिया हैज हाई माउंटेन्स टू द नॉर्थ विच हैव एन एवरेज हाइट ऑफ अबाउट 6000 मीटर्स। इंडिया के पास में बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, कहाँ पे, खास करके नॉर्थ इंडिया में, ऊपर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इधर। तो इंडिया के पास कई सारे बड़े बड़े माउंटेन हैं जिसका एक एवरेज हाइट जो है वो लगभग 6000 मीटर के आसपास है। इसका मतलब हो गया कि इंडिया के नॉर्थ में पहाड़ तो बहुत बड़े बड़े हैं, बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, मीडियम साइज के भी हैं, लेकिन सबका एवरेज हम लोग बात करें कि मोटा मोटी लगभग सबका हाइट कितने के आसपास होगा, तो वो लगभग 6000 मीटर के आसपास। यानी कि 6000 मीटर का मतलब हो गया सिंपल सा 6 किलोमीटर, क्योंकि 1000 मीटर में कितना किलोमीटर, 1 किलोमीटर। तो यहाँ पे 6000 मीटर है, यानी कि 6 किलोमीटर ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी हम लोगों को नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो इंडिया हैज अ वास्ट कोस्टल एरिया टू द साउथ। ध्यान रखिएगा, इंडिया के नॉर्थ में बड़े बड़े आपको माउंटेन ज़्यादा मिलेंगे और इंडिया के साउथ में आपको कोस्टल एरिया मिलेंगे ज़्यादा। कोस्टल एरिया का मतलब हो गया वो इलाका जो कि समुद्र के बगल में है। फॉर एग्जाम्पल आपका कुछ स्टेट, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, है ना, ये सब जो उड़ीसा, बंगाल, ये सारे स्टेट जो है वो समुद्र के बगल में पड़ते हैं। तो नॉर्थ इंडिया में आप जब जाओगे तो आपको पहाड़ देखने को मिलेगा ज़्यादा, जिसका हाइट लगभग 6000 मीटर के आसपास है, ठीक है। और यदि साउथ इंडिया में अब आप आओगे तो
तो साउथ इंडिया में आपको कोस्टल एरिया ज़्यादा मिलेगा, यानी कि वो एरिया जो कि समुद्र के बगल में है। विच हैव एन एवरेज हाइट ऑफ अबाउट 30 मीटर्स, यानी कि कोस्टल एरिया के बगल में जब आप जाओगे, समुद्र के बगल में जब आप जाओगे, तो वहाँ पे जो छोटे छोटे पहाड़ आपको मिलेंगे उसका हाइट ज़्यादा नज़र नहीं आता। लगभग कितने बड़े होंगे? 30 मीटर बस, लगभग बहुत कम, ठीक ना। आगे, हाई माउंटेन्स प्रिवेंट द कोल्ड विंड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया फ्रॉम एंटरिंग इनटू द कंट्री। अच्छा एक बात समझिए, हमारे इंडिया का जो नॉर्थ इंडिया है जहाँ पे बड़े बड़े पहाड़ है, वो पहाड़ केवल देखने के लिए पहाड़ नहीं है, वो बहुत अच्छा काम करता है हम लोगों को बचाने में। पता है क्या? क्योंकि उधर जितने भी कंट्री हैं, फॉर एग्जांपल चाइना, मंगोलिया, उसके ऊपर रसिया, है ना, कजाकिस्तान, ये सारे जो कंट्री हैं, इन सब में बर्फ़ बहुत पड़ता है। तो उधर से ठंडा हवा इंडिया में आ सकता है, लेकिन वो ठंडा हवा इंडिया में आता ही नहीं है, क्योंकि वो जो नॉर्थ इंडिया हमारा है पूरे बड़े बड़े पहाड़ों से भरा हुआ है, वो ऊपर में ही सारे ठंडे हवा को रोक देता है। यदि उतना ठंडा हवा इंडिया में एंटर कर गया तो आप इमेजिन करो कि इंडिया में भी बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो इतने जो बड़े बड़े हमारे पास पहाड़ हैं नॉर्थ इंडिया में, वो बहुत ही अच्छा काम करते हैं हम लोगों को ठंडे हवा से बचाने के लिए। ड्यू टू दिस इंडियाज विंटर इज मॉडरेट, इसीलिए आपको जाड़े के टाइम पे भी उतना ज़्यादा जाड़ा नहीं लगता है। जाड़ा लगता है लेकिन कम लगता है, थोड़ा हम लोग सह लेते हैं। लेकिन वही यदि ठंडा हवा ऊपर से हमारे इंडिया में आ जाता, बड़े बड़े पहाड़ उसको नहीं रोकते, तो आप सोचो यहाँ पे ठंडे के टाइम पे बर्फ जमा हुआ आपको दिखता है बिहार के अंदर, झारखंड के अंदर, यूपी के अंदर, लेकिन क्या कहीं पे बर्फ दिखता है इंडिया में? इंडिया का बात करें तो इधर कुछ स्टेट जैसे फॉर एग्जांपल बिहार, यूपी, झारखंड, ये सब एक भी जगह बर्फ नहीं दिखता हम लोगों को। लेकिन बर्फ दिखता कब? जब बड़े बड़े पहाड़ हमारे पास नहीं होते तब, ठीक ना। आगे बढ़े, तो इसीलिए हमारा जो इंडिया का जो विंटर के टाइम में मौसम रहता है, वो जाड़ा तो करता है लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं कि हम लोग उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, कर लेते हैं आसानी से। हाँ बिल्कुल, उत्तराखंड में भी ठंडा हवा नहीं आता, ध्यान रखना। उत्तराखंड में जो इतना ठंडा पड़ता है वो वहाँ के पहाड़ के वजह से ही पड़ता है, क्योंकि उत्तराखंड में कई सारे ऐसे पहाड़ है जहाँ पे बर्फ़ जम जाते हैं। तो वो बर्फ़ का जमा हुआ ठंडा हवा आएगा तो कहाँ आएगा? उत्तराखंड में ही आएगा। इसीलिए फिर भी लोग वहाँ पे रह लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जितने भी पहाड़ पे बर्फ़ वगैरह जमते हैं वो सहने लायक है, उतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन वही यदि आपका रसिया की तरफ से हवा चल के इंडिया की तरफ आता, तो आप इमेजिन करो कि आप बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो हाइट, इंडिया के पास बड़े बड़े पहाड़ हैं, उसका हाइट बहुत ज़्यादा है, जिसका हमारे पास एक बेनिफिट भी है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, अगला है प्रेशर एंड विंड्स। आइए बात करते हैं प्रेशर एंड विंड में क्या लिखा हुआ है। प्रेशर एंड विंड में हम लोग पहले पढ़ेंगे प्रेशर एंड सरफेस विंड्स, ओके, फिर आगे बढ़ेंगे। पहला हमारा प्रेशर एंड सरफेस विंड्स, देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। पहला, इन समर, तो ध्यान से समझिएगा क्योंकि हम लोग फिर बाद में विंटर के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। इन समर विंड फ्लोज फ्रॉम ओशन टू लैंड बिकॉज इन समर लैंड बिकम्स वेरी हॉट देन ओशन and hotter air of land is lighter in weight so it goes up in the atmosphere। ये वही बात हमने लिखा है जो कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था। किस वाले टॉपिक में? आपको थोड़ा सा याद दिलाते हैं हम। हाँ, इस वाले में प्रेशर एंड विंड सिस्टम में याद कीजिए, हमारा टॉपिक था क्लाइमेटिक कंट्रोल। इस क्लाइमेटिक कंट्रोल के अंदर जो हम लोगों ने पढ़ा था प्रेशर एंड विंड सिस्टम, इसके अंदर जो हम लोगों ने बात किया था समर को लेकर, विंटर को लेकर, वही बात हमारा यहाँ पे भी लिखा हुआ है। यहाँ पे बस थोड़ा सा 1-2 पॉइंट बेसी होगा, लेकिन बात तो वही है हमारा। तो पहले पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? गर्मी के टाइम पे क्या होता है, हवा जो है वो समुद्र से बह के लैंड की ओर आता है। क्यों? इसके पीछे रीजन हमने बताया था आपको कि गर्मी के टाइम पे जो जमीन है ना वो ज़्यादा गर्म होता है। तो ज़्यादा गर्म होता है तो उसके ऊपर जो हवा है वो भी ज़्यादा गर्म होगा, और ज़्यादा गर्म हवा का ये खास बात होता है कि वो हल्का हो जाता है, और हल्का होने की वजह से वो आसमान में उड़ जाता है। तो ज़मीन के ऊपर जितने भी हवा था वो तो सब खत्म हो गया, आसमान में उड़ गया, यानी कि जगह क्या हो गया? खाली हो गया। अब उस खाली जगह को भरने के लिए हवा आता है समुद्र से। तो गर्मी के टाइम पे समुद्र से हवा आता है ठंडा ठंडा जमीन की ओर, उस जगह को भरने के लिए जिस जगह का हवा गर्म होके आसमान में उड़ गया था। ये बात समझ में आया आपको? आगे वही बात आगे भी लिखा हुआ है कि द एम्प्टी स्पेस ऑफ लैंड
इज फिल्ड बाय द कोल्ड एयर फ्रॉम ओशन टू लैंड। तो जो खाली जगह था हमारा, जमीन के ऊपर जो हवा गर्म था वो तो आसमान में उड़ गया, तो जो जमीन के ऊपर हवा है वो तो खाली हो गया हमारा। तो उस खाली जगह को भरने के लिए जो हवा है हमारा, वो समुद्र से जमीन की ओर बह के आता है, ठंडा ठंडा हवा। इसीलिए गर्मी के टाइम पे यदि थोड़ा सा भी आपको ठंडा हवा मिल जाता है ना, कितना अच्छा लगता है। ठीक है, आगे, दीज विंड्स कैरी मोर मॉइस्चर बिकॉज दे ओरिजिनेट एंड फ्लो फ्रॉम ओशन। तो बताइए, ये जो हवा है ये आया जमीन के ऊपर किधर से? समुद्र से आया, और समुद्र से हवा आ रहा है तो ठंडा पानी आएगा, ठंडा हवा आएगा, तो ठंडा हवा अपने पास क्या रखता है? मॉइस्चर रखता है, नमी रखता है। इसीलिए जब गर्मी के टाइम पे आपको थोड़ा सा भी ठंडा हवा लगता है ना, आपको बहुत ही अच्छा फील होता है, क्योंकि वह ठंडा हवा तो है, हवा में साथ साथ मॉइस्चर भी है। इसीलिए Therefore, they bring widespread rainfall over the land of India। इसीलिए गर्मी के टाइम पे भी इंडिया में किसी किसी जगह पर आपको बरसात देखने को मिल जाता है, क्योंकि हवा आ रहा है ठंडा समुद्र से, तो ठंडा हवा आ रहा है तो अपने साथ बरसात का पानी भी लेके आ रहा है, यानी कि मॉइस्चर लेके आ रहा है। इसीलिए इंडिया में गर्मी के टाइम पे भी कभी कभार कहीं कहीं पर आपको बरसात देखने को मिल जाता है। हालांकि बरसात गर्मी के टाइम पे बारिश होता नहीं है जल्दी, लेकिन कभी कभार तो दिख ही जाता है लगभग, और खास करके बिहार यूपी में नहीं दिखेगा क्योंकि वो समुद्र से बहुत दूर है। हाँ, आपको दिखेगा कहाँ पे? उस वाले जगह पे जो कि समुद्र के बगल में जो स्टेट है ना, बेंगलोर हो गया हमारा, फिर से केरल, तमिलनाडु, इन सारे जगहों पे गर्मी में भी बरसात हो जाता है। कारण वही है, गर्म हवा आसमान में उड़ गया, जगह खाली हो गया वहाँ का, तो ठंडा हवा समुद्र से निकल के जमीन की ओर आ जाता है, तो हवा तो आता है, अपने साथ वो मॉइस्चर भी लेकर आता है, तो गर्मी के टाइम पे भी वहाँ पे बरसात देखने को मिल जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये केवल और केवल कोस्टल एरिया में ज़्यादा होता है, यानी कि जो वो एरिया जो कि समुद्र के बगल में है। तो ये तो हमारा पूरा कहानी हो गया गर्मी को लेकर। अब विंटर में इसका हो जाता है जस्ट उल्टा। गर्मी में हवा आया हमारा समुद्र से लैंड की ओर, जाड़े में क्या होगा? हवा जाएगा हमारा जमीन से समुद्र की ओर। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे बस लिखा हुआ है, बस उल्टा हो जाएगा। इन विंटर विंड फ्लोज फ्रॉम लैंड टू ओशन बिकॉज इन विंटर ओशन बिकम्स वेरी हॉट। जाड़े में क्या होता है? पानी ज्यादा गर्म हो जाता है, लैंड उतना ज्यादा गर्म नहीं होता है। वेरी हॉट देन लैंड, एंड हॉटर एयर ऑफ ओशन इज लाइटर इन वेट, सो इट गोज अप इन द एटमॉस्फेयर। यानी कि विंटर टाइम पे पानी ज्यादा गर्म होता है एज कंपेयर टू लैंड। तो पानी ज्यादा गर्म हुआ, समुद्र का पानी गर्म हो जाता, तो उसके ऊपर जो हवा है वो गर्म होकर आसमान में उड़ जाएगा, तो समुद्र के ऊपर जो हमारा हवा था वो तो हो गया खत्म, वहां पे जगह हो गया खाली। तो उस खाली जगह को भरने के लिए जो हमारा हवा है वो जमीन से निकल के, यानी कि इंडिया से निकल के समुद्र की ओर जाएगा। समझ आ रही है बात? आगे, द एम्प्टी स्पेस ऑफ ओशन इज फिल्ड बाय द कोल्ड एयर फ्रॉम लैंड टू ओशन। तो समुद्र के ऊपर जो गर्म हवा हुआ था वो आसमान में उड़ गया, तो उस खाली जगह को भरने के लिए समुद्र के ऊपर जो हवा है वो खाली हो गया, जगह खाली हो गया, उस खाली जगह को भरने के लिए हमारा हवा जमीन से बह के समुद्र की ओर चला जाएगा। ठीक है, आगे, जनरली दीज विंड्स कैरी वेरी लिटिल मॉइस्चर बिकॉज दे ओरिजिनेट फ्रॉम लैंड, सॉरी दे ओरिजिनेट एंड फ्लो फ्रॉम लैंड। ये जो हवा जमीन से समुद्र की ओर जा रहा है इसमें उतना ज्यादा मॉइस्चर नहीं होता है, क्योंकि जमीन से निकल रहा है ना, और जमीन से निकल रहा है तो जमीन पे पानी है कहाँ उतना, इसीलिए इस प्रकार के हवा में उतना मॉइस्चर नहीं होता है। इसीलिए आप देखोगे कि विंटर के टाइम पे समुद्र में उतना ज्यादा बारिश नहीं होता है। ठीक ना, क्योंकि जो हवा आ रहा है वो केवल हवा है, पानी तो है ही नहीं उसके अंदर, मॉइस्चर तो है ही नहीं, तो हवा तो बारिश होगा कहाँ से? Therefore they bring very little और नो रेनफॉल। इसीलिए जाड़े के टाइम पे समुद्र में बरसात बहुत ही कम देखने को मिलता है। समझ में आया ये चीज कहानी? इसी टॉपिक के अंदर हमारा जो टॉपिक था प्रेशर एंड विंड्स, इसमें हमारा दो चीज है, पहला प्रेशर और सरफेस विंड हो गया, सेकेंड है हमारा अपर एयर सर्कुलेशन। अब ये अपर एयर सर्कुलेशन क्या है, आइए थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं। इसमें हम लोग पहले पढ़ेंगे जेट स्ट्रीम के बारे में। जेट स्ट्रीम क्या होता है समझिए ध्यान से। These are a narrow belt of high altitude, लगभग 12,000 मीटर, westerly winds which flows in the troposphere। बेसिकली आप यहां पे समझो होता क्या है। देखो, जमीन से 12,000 मीटर, जमीन से नहीं बल्कि सी लेवल से, ठीक ना, समुद्र के
जो पानी है उसके लेवल से ऊपर कितना दूर, 12,000 मीटर पे पाया जाता है हमारे एटमॉस्फेयर का एक लेयर, उसका नाम है ट्रोपोस्फेयर, ठीक ना। वहीं पे एक हवा चलता है हमारा, उसी को हम लोग कहते हैं जेट स्ट्रीम। तो यदि आपसे कोई पूछे कि जेट स्ट्रीम क्या है, तो सिंपल सा आपको बताना है कि ट्रोपोस्फेयर यानी कि समुद्र लेवल से, सी लेवल से 12,000 मीटर ऊंचाई पे, यानी कि ट्रोपोस्फेयर में एक हवा चलता है जोड़ का, उसी हवा को कहा जाता है जेट स्ट्रीम। कोई दिक्कत इसमें? और ये जो जेट स्ट्रीम है बेसिकली हमारा, इसको हम लोग कहते हैं वेस्टर्ली विंड्स। वेस्टर्ली विंड का मतलब हो गया ये वेस्ट से बहता है, किधर जाता है बहते हुए, ईस्ट की ओर। हमेशा ध्यान रखना है, जेट स्ट्रीम में 2-3 बातें हमेशा आपसे पूछा जाएगा। पहला कि जेट स्ट्रीम एटमॉस्फेयर के किस लेयर में देखने को मिलेगा, तो ट्रोपोस्फेयर में देखने को मिलेगा, पहला सवाल ये पूछेगा। फिर पूछेगा कि जेट स्ट्रीम कितने हाइट पे देखने को मिलेगा, 12,000 मीटर हाइट पे देखने को मिलेगा, कहां से, सी लेवल से 12,000 ऊपर। उसके बाद बोला जाएगा कि जेट स्ट्रीम जो है वो किधर से किधर बहता है, यह हवा वेस्ट से ईस्ट की ओर, वेस्ट से ईस्ट की ओर। समझ में आ रही है बात? आगे बढ़ते हैं। इन विंटर, लेकिन अब आइए थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं विंटर के बारे में। इन विंटर जेट स्ट्रीम्स ब्लो साउथ ऑफ द हिमालयाज एंड इट इज नोन एज सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ध्यान रखिएगा, ये बात हो रहा है हमारे इंडिया का। ओके, विंटर के टाइम में यानी कि जाड़े के टाइम पे यही जो हमारा जेट स्ट्रीम है वो हिमालय के साउथ में बहता है। हिमालय के साउथ में बहने का मतलब हो गया बेसिकली बहुत ही नीचे, ठीक ना। और उस समय पे हम लोग इसको कहते हैं वेस्ट सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ध्यान रखिएगा इस बात को, पूछा जाएगा कि विंटर के टाइम पे इंडिया में जो जेट स्ट्रीम बहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो इंडिया में विंटर के टाइम में जो जेट स्ट्रीम बहता है हवा, उसको हम लोग कहते हैं सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। और बोलेगा कि इंडिया में ये किधर, तो आप बोलोगे हिमालय के साउथ में, यानी कि हिमालयाज के नीचे, ठीक ना। हिमालयाज के नीचे का मतलब हो गया बेसिकली आपका उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, है ना, जम्मू कश्मीर, इन सब में नीचे हाइट पे, ठीक है, ये हो गया हमारा। और भी हिमालय में हमारा वो भी आता है अरुणाचल प्रदेश, उधर भी हमारा हिमालय के पहाड़ दिखते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर ये तो हो गया विंटर में, कि विंटर में जो है जेट स्ट्रीम इंडिया में हिमालय के साउथ में दिखेगा, यानी कि हिमालय के नीचे में दिखेगा, और उसको हम लोग कहते हैं सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। अब बात करते हैं समर में। ये देख लो, इन समर गर्मी में जेट स्ट्रीम ब्लो नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज। गर्मी के टाइम पे यही जो जेट स्ट्रीम है वो हिमालय के नॉर्थ में बहता है, यानी कि बहुत ऊंचे हाइट पे ऊपर। एंड इट इज नॉन एज सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। और उस समय पे हम लोग इसको कहते हैं सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। कोई दिक्कत नहीं इसमें, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा, इसमें एक और है हमारा सी नंबर में, वो है वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। तो आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। पहला पॉइंट, द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस आर वेदर फेनोमेना ऑफ द विंटर मंथ्स brought in by the westerly flow from the Mediterranean region। अब देखो यहाँ पे बेसिकली बात क्या हो रहा है। देखिए, इंडिया में ना विंटर के टाइम पे वेस्ट से, वेस्ट बोले तो किधर से, मेडिटेरियन रीजन से। मेडिटेरियन रीजन यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपली आप समझ लो सऊदी अरबिया, यमन, ओमान, इजिप्ट, सूडान, ये सब जो हमारा इलाका है ये हमारा कहलाता है मेडिटेरियन रीजन, ठीक है। उसके बाद फिर आप देखोगे टर्की, इटली, उसी के बीच में बेसिकली हमारा पड़ता है मेडिटेरियन सी, ठीक ना। तो एक बात ध्यान रखिए, पहले तो आप समझो कि मेडिटेरियन रीजन है हमारा कहाँ पे। मेडिटेरियन रीजन यदि आपको जानना हो तो बेसिकली आप याद रखो टर्की, सीरिया, इटली, लीबिया, इजिप्ट, इन 4-5 कंट्री के बीच में हमारा सी पड़ता है मेडिटेरियन सी। और उसके बगल में जो आजू बाजू में जो जगह हो गए, जो कंट्री होगा, वो हो गया हमारा मेडिटेरियन रीजन। तो जाड़े के टाइम पे इंडिया में खास करके क्या होता है, उधर से हवा बह के आता है हमारे इंडिया की ओर, ठीक।
वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस। ये वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस क्यों बोला है? क्योंकि वो वेस्ट से आ रहा है। इंडिया के मेडिटेरियन रीजन जो है इंडिया के वेस्ट में पड़ता है, तो उधर से जो हवा आता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो ध्यान रखना है इस टॉपिक में। पहली बात तो ये कि वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस का मतलब होगा कि ये जो हवा है वो इंडिया के वेस्ट से आता है, और वेस्ट में भी किधर से? मेडिटेरियन रीजन से। फॉर एग्जाम्पल कंट्री की बात करें तो टर्की, सीरिया, लीबिया, इटली, ग्रीस, ये सारे कंट्री है, उधर से ये हवा हमारा इंडिया की ओर आता है। आर वेदर फेनोमेना ऑफ द विंटर मंथ्स ब्राउट इन बाय द वेस्टर्ली फ्लो फ्रॉम द मेडिटेरियन रीजन। तो ये जो हवा है बेसिकली, ये हवा हमारे इंडिया में आता है मेडिटेरियन रीजन से, यानी कि इंडिया के वेस्ट से आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दे यूजुअली इन्फ्लुएंस द वेदर ऑफ द नॉर्थ एंड द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स ऑफ इंडिया। तो ऑब्वियस ही बात है, ये जो हवा है वो इंडिया के वेस्ट से आ रहा है, तो सबसे ज्यादा किसी जगह का ये मौसम चेंज करेगा इस प्रकार का हवा, तो किधर का करेगा? वेस्ट का ही, है ना। इसीलिए, और वेस्ट में हमारा क्या पड़ता है? नॉर्थ। मतलब नॉर्थ का मतलब हो गया कि उधर से हवा आएगा तो पहले नॉर्थ को टकराएगा, और नॉर्थ में टकरा देने के बाद फिर नॉर्थ वेस्ट में टकराएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये हवा जब मेडिटेरियन रीजन से निकल के इंडिया की ओर आगे बढ़ता है जाने के टाइम पे, तो सबसे ये हवा टकराता है पहले जम्मू कश्मीर से, पंजाब से, राजस्थान से, गुजरात से, इन सारे स्टेट से ये हवा टकराता है। इसीलिए जाड़े के टाइम पे वहां पे थोड़ा बहुत जाड़ा भी देखने को मिलता है। आगे बढ़े, समझ आ रही है बात? नेक्स्ट, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स अकर ड्यूरिंग द मॉनसून एज वेल एज इन अक्टूबर, नवंबर एंड आर पार्ट ऑफ द ईस्टर्ली फ्लो। बेसिकली हमारे इंडिया में अक्टूबर नवंबर में भी इस प्रकार के हवा देखने को मिल जाते हैं, और उस टाइम पे अक्टूबर नवंबर के टाइम पे हम लोग इस हवा को कहते हैं, ये बेसिकली ईस्टर्ली फ्लो कहलाता है। देखो, ईस्टर्ली, वेस्टर्ली, ये इनके टाइम के हिसाब से नाम पड़ गया है बस, ठीक ना, और कुछ नहीं। अक्टूबर नवंबर में आएगा हवा तो ईस्टर्ली कहलाएगा, ठीक ना, और जाड़े के टाइम पे आ जाएगा तो उतना हम लोग इसको कुछ नहीं कहते हैं, बेसिकली वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस कह देते हैं, ठीक ना, कोई दिक्कत इसमें। एक बार आप इसको खुद भी पढ़ोगे लाइन बाय लाइन तो आपको समझ में आएगा। बस इतना ध्यान रखना है कि मेडिटेरियन रीजन जो है वो इंडिया के वेस्ट में पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे टॉपिक भी हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे दिस सीजन्स, यानी कि हम लोग इसमें बात करेंगे इंडिया के अंदर पाए जाने वाले अलग अलग प्रकार के सीजन्स के बारे में। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में, सीजन्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग शुरुआत करेंगे अपने चैप्टर के अंदर दी सीजन्स के बारे में। इसके अंदर बेसिकली हम लोग इंडिया में होने वाले 4 सीजन के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग बात करते हैं अपने इस टॉपिक के बारे में। पहला पॉइंट लिखा हुआ है 4 मेन सीजन्स कैन बी आइडेंटिफाइड इन इंडिया विच आर एज फॉलोज, यानी कि इंडिया में जो 4 मेन प्रकार के सीजन हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। पहला है दी कोल्ड वेदर सीजन, जिसको हम लोग बेसिकली विंटर सीजन कहते हैं। उसके बाद है दी हॉट वेदर सीजन, जिसको हम लोग समर सीजन कहते हैं। उसके बाद है दी एडवांसिंग मॉनसून, जिसको हम लोग बेसिकली रेजनी सीजन कह देते हैं। और उसके बाद फिर दी रिट्रीटिंग या फिर पोस्ट मॉनसून, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन सीजन, ठीक है। तो आइए इन 4 प्रकार के सीजन के बारे में हम लोग शुरुआत करते हैं एक एक करके। यहाँ पे तो बस नाम लिखा हुआ है, लेकिन इन चारों के बारे में हमारा एक एक टॉपिक है यहाँ पे। तो सबसे पहला हमारा दी कोल्ड वेदर सीजन, यानी कि विंटर के बारे में पहले बात करेंगे। पहला पॉइंट लिखा हुआ है विंटर के बारे में, द कोल्ड वेदर सीजन बिगिंस फ्रॉम मिड नवंबर इन नॉर्दर्न इंडिया एंड स्टेज टिल फरवरी। कहने का मतलब यदि हम लोग पहले बात करें अपने नॉर्थ इंडिया का, तो नॉर्थ इंडिया में जो जाड़ा का टाइम है वो लगभग 15 नवंबर के आसपास से स्टार्ट हो जाता है और लगभग फरवरी तक रहता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को कि बात करें हम लोग पहले अपने नॉर्थ इंडिया का, तो नॉर्थ इंडिया में जो जाड़ा का टाइम है वो लगभग 15 नवंबर से स्टार्ट हो जाता है और लगभग फरवरी तक रहता है। दिसंबर एंड जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, और नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा जो ठंडा वाला महीना है वो दिसंबर और जनवरी है। ये 2 महीने में जो जाड़ा पड़ता है नॉर्थ इंडिया में वो दबा के पड़ता है, ठीक है, दिसंबर और जनवरी में। द टेम्परेचर डिक्रीजेज फ्रॉम साउथ टू द नॉर्थ, यानी कि जैसे जैसे आप ऊपर नॉर्थ इंडिया की ओर आगे बढ़ोगे वैसे वैसे टेम्परेचर और आपका घटता
चला जाएगा। ठीक है, यानी कि ठंडा आपका बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, देखो टेम्परेचर घटने का मतलब है ठंडा बढ़ना, और टेम्परेचर बढ़ने का मतलब है गर्मी बढ़ना। ठीक ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ चेन्नई, चेन्नई का बात करें जो कि कहाँ पे है, साउथ इंडिया में है हमारा, तो द एवरेज टेम्परेचर ऑफ चेन्नई इज बिटवीन 24 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस, वाइल द एवरेज टेम्परेचर ऑफ नॉर्थ इंडिया इज बिटवीन 10 डिग्री से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब ये हो गया कि जाड़े के टाइम पे साउथ इंडिया का जो टेम्परेचर है वो 24-25 डिग्री के आसपास रहता है, और जाड़े के टाइम पे नॉर्थ इंडिया का जो टेम्परेचर है वो 10 से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। इसीलिए देखो तो आप यहाँ पे लिखा हुआ नॉर्थ इंडिया में 10 से 15, इसीलिए नॉर्थ इंडिया में आपको जाड़े के टाइम पे जाड़ा लगता है, लेकिन साउथ इंडिया में जाड़े के टाइम पे टेम्परेचर कितना रहता है, 24 से 25, इसलिए वहां पे आपको उतना जाड़ा नहीं लगता है। ठीक है, आगे फ्रॉस्ट इज कॉमन इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। फ्रॉस्ट मतलब वही एक तरीके से कुआसा वगैरह है ना, धुंधलापन जो दिख जाता है, दिखने लगता है जाड़े में, तो इस प्रकार के मौसम, धुंधला दिखना, फॉग जमा हो जाना, इन प्रकार की चीजें जो है वो नॉर्थ इंडिया में जाड़े के टाइम पे देखने को मिलता है। स्नोफॉल कैन बी सीन इन द हिमालयन रीजन, और जो हिमालय का रीजन है जहाँ पे बड़े बड़े पहाड़ है तो वहाँ पे स्नोफॉल भी देखने को मिलता है, यानी कि थोड़ा थोड़ा बर्फ के टुकड़े भी वहाँ पे गिरते हुए दिख जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म है हमारा महावत। अब ये महावत क्या होता है, देखो, इट रेफर्स टू द स्मॉल अमाउंट ऑफ विंटर रेनफॉल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रबी क्रॉप्स। देखो कभी कभार ना आपने देखा होगा जाड़े के टाइम पे कभी कभार बरसात भी हो जाता है, हालांकि जाड़े के टाइम पे बरसात बहुत कम होता है, लेकिन कभी कभार जाड़े के टाइम पे आप देखोगे थोड़ा बहुत बारिश भी कहीं कहीं पर हो जाता है। और ये जो बारिश है हमारा, ये रबी क्रॉप यानी कि जाड़े के टाइम पे जो उगने वाले फसल है उसको उगाने में ये बारिश बहुत अच्छा काम करता है। इसी बारिश को हम लोग कह देते हैं महावत। ठीक है, तो कोई चलते फिरते पूछ दे कि बताओ महावत क्या है, तो सिंपल से बताइएगा कि जाड़े के टाइम पे जो हल्का सा बारिश हो जाता है कभी कभार, उसी बारिश को हम लोग कहते हैं महावत। और ये जो महावत है यानी कि जो बारिश है वो जाड़े में उगने वाले फसल के लिए अच्छा माना जाता है। ठीक ना, तो ये हो गया हमारा। अगला है हमारा अगला सीजन दी हॉट वेदर सीजन, जिसको हम लोग प्यार से समर सीजन कहते हैं, यानी कि गर्मी का महीना। इसमें क्या लिखा हुआ देखिए, इन इंडिया दी हॉट वेदर सीजन बिगिंस फ्रॉम मार्च टू मई। यानी कि यदि हम लोग बात करें अपने इंडिया के बारे में, तो इंडिया में जो हॉट वेदर सीजन है वो लगभग जो है वो मार्च से लेकर मई तक रहता है। ठीक ना, मार्च में लगभग स्टार्ट होता है, अप्रैल मई तक लगभग ये चलता है, गर्मी का महीना रहता है। इन समर टेम्परेचर राइजेज इन द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री। टेम्परेचर सबसे ज्यादा गर्मी में कहाँ पे देखने को मिलेगा, नॉर्थ पार्ट में। साउथ पार्ट में देखा आपने, साउथ पार्ट में जाड़े में भी जाड़ा नहीं था और गर्मी में भी साउथ इंडिया में गर्मी नहीं रहता है। क्यों, इसके पीछे बड़ा रीजन है, मतलब कि साउथ इंडिया में जाड़े के टाइम पे जाड़ा आपको नहीं लगेगा और गर्मी के टाइम पे गर्मी भी नहीं लगता है। क्यों, क्योंकि साउथ इंडिया हमारा 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, तो वहां पे माहौल ठीक रहता है। तो गर्मी और जाड़ा का जो एहसास आपको दिखता है वो ज्यादातर नॉर्थ इंडिया में दिखता है। गर्मी के टाइम पे गर्मी दबा के लगेगा और जाड़े के टाइम पे जाड़ा दबा के लगेगा। ठीक ना, तो वही लिखा हुआ था कि जैसे जैसे आप नॉर्थ इंडिया की ओर आगे बढ़ोगे, फॉर एग्जाम्पल गर्मी के टाइम पे उधर आपका गर्मी भी बढ़ता चलेगा। एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ हॉट वेदर सीजन इज लू। हॉट वेदर सीजन यानी कि गर्मी के टाइम पे एक जो बड़ा खास चीज देखा जाता है वो क्या होता है, लू, जो कि गर्मी के टाइम पे बहुत ही गर्म गर्म हवा जो चलता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं लू। तो लू बेसिकली क्या है, देख लो यहाँ पे उसका डेफिनेशन लिखा हुआ है, इट इज स्ट्रॉन्ग गस्टी हॉट एंड ड्राई विंड्स ब्लोइंग ड्यूरिंग द डे। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि गर्मी के टाइम पे जो आप एक देखते हो सूखा सूखा हवा बहना, गरम गरम हवा बहना, और जब वो हवा आपके बॉडी से टकराता है तो ऐसा लगता है कि बॉडी को जला के रख देगा, इसी हवा को हम लोग कहते हैं लू। ठीक है, आम बोलचाल में आपने सुना भी होगा कि गर्मी के टाइम पे बिना मतलब का घर से बाहर मत निकलो क्योंकि आपको लू पकड़ लेगा। इस प्रकार के वर्ड हम लोग सुनते रहते हैं। डस्ट स्टॉर्म्स आर वेरी कॉमन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे इन नॉर्दर्न इंडिया। डस्ट स्टॉर्म यानी कि गर्मी का महीना है, थोड़ा बहुत हवा भी चलता है, गर्म हवा, उस गर्म हवा के चलने की वजह से धूल वगैरह भी ज्यादा उड़ता है। तो नॉर्थ इंडिया में गर्मी के टाइम पे आपको धूल वगैरह भी उड़ता हुआ दिख जाता है। फॉर एग्जाम्पल यूपी, बिहार है ना, पंजाब, हरियाणा, इन प्रकार के जगहों पे धूल वगैरह भी उड़ता रहता है। दिस इज ऑल्सो द सीजन ऑफ लोकलाइज्ड थंडर स्टॉर्म्स।
वायलेंट विंड्स एंड हेवी रेनफॉल। और ये जो गर्मी का टाइम है हमारा, गर्मी के टाइम पे कहीं कहीं पर थंडर स्टॉर्म भी देखने को मिलेगा, यानी कि बिजली कड़कना, ये सब भी, मतलब कि थोड़ा बहुत आपको बारिश का भी अंश यहाँ पे दिख सकता है कहीं कहीं पर, हर जगह पे नहीं, क्योंकि गर्मी के टाइम पे हर जगह पर बारिश नहीं दिखता है, किसी किसी जगह पर गर्मी के टाइम पे कभी कभार बारिश दिख जाता है। तो थंडर स्टॉर्म, वायलेंट विंड का मतलब हो गया आंधी तूफान, थोड़ा बहुत कभी कभार वो भी दिख जाता है, और कभी कभार किसी किसी जगह पर भारी बरसात भी देखने को मिल जाता है हम लोगों को गर्मी के टाइम पे। कुछ कुछ जगह पे होता है, लेकिन हर जगह पे तो नहीं हो सकता, गर्मी ज़्यादा पड़ता है। इन वेस्ट बंगाल का बात करें हम लोग, तो इन वेस्ट बंगाल दीज स्टॉर्म्स आर नॉन एज द काल बैसाखी, यानी कि वेस्ट बंगाल में जो यही गरम गरम हवा वगैरह चलता है, इसी को हम लोग कहते हैं काल बैसाखी। ओके, टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ द समर सीजन प्री मॉनसून शावर्स आर कॉमन स्पेशली इन केरला एंड कर्नाटका, यानी कि जैसे जैसे गर्मी का महीना खत्म होता जाता है वैसे वैसे बारिश का महीना आना स्टार्ट हो जाता है, और उस टाइम पे मतलब कि एक तरफ जहां आपका गर्मी खत्म हो रहा है वहां पे आपका बरसात आना स्टार्ट होता है, और सबसे पहले जो बरसात का अनुभव देखने को मिलता है वो केरल और कर्नाटक में देखने को मिलता है, क्योंकि गर्मी के बाद क्या स्टार्ट होता है, हमारा बारिश का महीना स्टार्ट होता है, तो वो पहले जो है एहसास होता है गर्मी के बाद बारिश का केरल और कर्नाटक में। दिस प्री मानसून का मतलब बारिश का महीना भी तरीके से आया नहीं है, बस उसका एक झोंका आपको मिल गया है, एक एक्सपीरियंस मिल गया कि हाँ अब बारिश आने वाला है। तो दिस प्री मानसून शावर्स हेल्प इन द अर्ली राइपनिंग ऑफ मैंगोज एंड आर ऑफन रेफर्ड टू एज मैंगो शावर। और गर्मी के बाद जो हल्का सा बारिश होता है ना, वो बारिश बड़ा फायदेमंद होता है, हमारा आम को पकने में मदद करता है। इसीलिए आप गर्मी के टाइम पे देखना, जैसे ही आपका आम का सीजन आता है और वैसे ही आपका बारिश भी तुरंत उसके महीने के बाद आ जाता है। तो ये जो बारिश गर्मी के टाइम पे जो हल्का सा बारिश आपको देखने को मिलता है, ये बारिश बहुत अच्छा काम करता है आम को पकाने में, आम अच्छे तरीके से पक जाते हैं, ठीक ना। तो ये हमारा फीचर हो गया गर्मी के महीने का, यानी कि समर सीजन का। अब विंटर खत्म हो गया हमारा, विंटर के बाद गर्मी आ गया, गर्मी खत्म हो गया तो गर्मी के बाद क्या आता है, मानसून, बारिश का महीना आता है। तो आइए देखते हैं मानसून यानी कि बारिश के महीने के बारे में क्या लिखा हुआ है। द एडवांसिंग मानसून, इसका मतलब होता है बेसिकली रेनी सीजन के बारे में ये बात कर रहा है। तो पहला पॉइंट जो इसमें लिखा हुआ है वो ये कि द मैक्सिमम रेनफॉल ऑफ दिस सीजन इज रिसीव्ड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। देखो, रेनी सीजन में सबसे ज्यादा जो बरसात आपको देखने को मिलेगा इंडिया में, किस साइड, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। इसका मतलब सिंपल सा हो गया, असम, अरुणाचल प्रदेश है ना, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, इधर आपको ज्यादा बारिश देखने को मिलता है। उसके बाद है हमारा मौसिन राम इन द साउदर्न रेंजेस ऑफ द काशी हिल्स रिसीव द हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल इन द वर्ल्ड। ये हमारे ही इंडिया में है, मौसिन राम, ध्यान रखना, मौसिन राम ये हमारे इंडिया का एक ऐसा जगह है जो कि पहाड़ों के बगल में पड़ता है। वो कौन सा पहाड़ है, खासी हिल्स, ठीक ना। यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होता है पूरी दुनिया में, समझ रही है बात। आगे बढ़ते हैं, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, मौसिन राम इनका नाम है। रेनफॉल इन द गंगा वैली डिक्रीजेज फ्रॉम द ईस्ट टू द वेस्ट, यानी कि जैसे जैसे आप गंगा नदी जो है हमारा, उसके ईस्ट से वेस्ट की ओर आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे बारिश घटता चला जाएगा। बेसिकली आप ये कह सकते हो कि गंगा नदी के हिसाब से यदि हम लोग बात करें तो बंगाल में बारिश थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा, उसके बाद बिहार में थोड़ा कम देखने को मिलेगा, यूपी में और कम, उत्तराखंड में और कम। यानी कि गंगा नदी के हिसाब से यदि हम लोग बात करें तो जैसे जैसे आप ईस्ट से वेस्ट की ओर आगे बढ़ोगे वैसे वैसे पानी, मतलब कि जो बारिश का पानी वो घटता चला जाएगा। इसका मतलब हो गया कि गंगा नदी के हिसाब से यदि हम देखें तो बंगाल में सबसे ज़्यादा बारिश होना चाहिए, और वहाँ पे होता भी है, क्योंकि बंगाल किधर पड़ता है, हमारे इंडिया के ईस्ट में। और अभी हमने तुरंत बात किया था कि इंडिया के ईस्ट में सबसे ज़्यादा बारिश होता है, ठीक ना। बंगाल के थोड़ा सा और ईस्ट में आप चल जाएंगे तो आपको मिल जाएगा असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, ये सब, तो वहाँ पे तो खूब बारिश होता है, ठीक है। आगे उसके बाद राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात गेट स्कैंटी रेनफॉल। बात करें यदि हम लोग राजस्थान का और गुजरात का कुछ पार्ट जो कि राजस्थान से जुड़ा हुआ है,
उसके साइड में, तो वहाँ पे बारिश बहुत कम होता है। स्कैंटी रेनफॉल का मतलब हो गया बारिश लगभग कम, बहुत कम होता है उधर। समटाइम्स रेन ब्रिंग्स डिवास्टेटिंग फ्लड्स कॉजिंग डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी इन द प्लेन्स। कहीं कहीं पर बारिश बहुत ज़्यादा हो जाता है तो कहीं पर बहुत कम होता है। तो देखो दोनों जगह पे समस्या है। जहाँ पे बारिश ज़्यादा हो गया वहाँ पे बाढ़ आ जाता है, लोगों का जान जाता है, प्रॉपर्टी नुकसान होता है, सब कुछ हमारा बर्बाद हो जाता है। और जहाँ पे बारिश कम हुआ वहाँ भी नुकसान है, पानी का वहाँ पे कमी हो जाता है। समझ में आ रही है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा अगला, रेन कॉजेज हैवी फ्लड्स इन वन पार्ट वाइल इट मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्राउट इन द अदर पार्ट। यानी कि बारिश एक ऐसा चीज है, यदि कहीं पर जोर से हो गया तो वहां पे बाढ़ ला देगा, और यदि बारिश कहीं पर कम हुआ तो वहां पे सूखापन ला देगा। मतलब कि हैंडपंप पूरी तरीके से सूख जाते हैं, पानी दूर दूर तक नजर आता ही नहीं है। समझ में आ रही है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है हैंड्स, इट समटाइम्स डिस्टर्ब्स द फार्मिंग शेड्यूल ऑफ मिलियंस ऑफ फार्मर्स ऑल ओवर द कंट्री। इंडिया में आज भी कई सारे ऐसे जगह हैं जहां के किसान बारिश के पानी के ऊपर डिपेंड रहता है कि भाई बारिश होगा तो फसल अच्छा होगा, बारिश नहीं होगा तो फसल अच्छा नहीं होगा। तो जिस जगह पे बारिश अच्छा हुआ वहां का फसल अच्छा होगा, जहां पे बारिश अच्छा नहीं हुआ वहां का फसल बर्बाद हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा द रिट्रीटिंग, या फिर पोस्ट मानसून कह लो, या फिर आप इसको ट्रांजिशन सीजन भी कह लो, ये इसका नाम है। आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं क्या इसमें लिखा। फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है इसमें, द मंथ्स ऑफ अक्टूबर नवंबर फॉर्म अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम रेनी सीजन टू ड्राई विंटर सीजन। देखो अक्टूबर नवंबर में, ये एक ऐसा महीना अक्टूबर नवंबर जहां पे बारिश का महीना यानी कि रेनी सीजन खत्म हो रहा होता है और विंटर सीजन हमारा स्टार्ट हो रहा होता है। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन मॉनसून, या फिर ट्रांजिशन पीरियड कह सकते हो, या फिर ट्रांजिशन सीजन कह सकते हो। ठीक ना? मतलब सिंपल सी बात है, हम लोगों ने पहले कौन से सीजन के बारे में पढ़ा? विंटर। उसके बाद विंटर खत्म हुआ, समर आ गया, समर खत्म हुआ, रेनी आ गया। अब रेनी खत्म होगा, दोबारा क्या स्टार्ट हो जाएगा हमारा? विंटर। तो अक्टूबर नवंबर तक लगभग हमारा जो रेनी सीजन है वो खत्म हो जाता है, और यहां से हमारा विंटर सीजन दोबारा स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए इसको कहते हैं ट्रांजिशन सीजन। ट्रांजिशन का मतलब हो गया कि अभी तुरंत हम लोग रेनी सीजन से निकले और विंटर सीजन में हम लोग अब इंटर करने वाले हैं। ठीक है, आगे। डे टेम्परेचर्स आर हाई वाइल नाइट्स आर कूल एंड प्लीजेंट। इसीलिए अक्टूबर नवंबर का महीना जो होता है, दिन के टाइम पे तो गर्मी लगता है आपको, लेकिन रात के टाइम पे आपको थोड़ा बहुत ठंडा लगना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए हम लोग कहते हैं ना कि यार ठंडा अभी आया भी नहीं है, हम लोगों को लगना स्टार्ट हो गया रात में, है कि नहीं? तो अक्टूबर नवंबर ऐसा महीना होता है जहां पे आप रात में जब सोते हैं उस समय ठीक लगता है, लेकिन रात का जब 12-1-2 बज जाता है तो हम लोगों को ठंडा लगना स्टार्ट हो जाता है। तो वही वो महीना है अक्टूबर नवंबर। ठीक ना? द लैंड इज स्टिल मॉइस्ट, लेकिन जो जमीन है हमारा वो धीरे धीरे अब मॉइस्ट यानी कि गीला होना स्टार्ट हो जाता है। कहने का मतलब चूंकि अक्टूबर नवंबर आ गया, जाड़ा आने वाला है, तो मिट्टी का जो गीलापन है वो लगभग बरकरार रहता है, मतलब मिट्टी जो है वो गीला रहना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद है अक्टूबर हीट। ये क्या होता है वो समझो। ड्यूरिंग अक्टूबर द कंडीशंस ऑफ हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी द वेदर बिकम्स ऑपरेसिव ड्यूरिंग द डे, दिस इज कॉमनली नोन एज अक्टूबर हीट। अब देखो अक्टूबर में ना कहीं कहीं पर अक्टूबर में बारिश भी हो रहा होता है, कहीं पर अक्टूबर में हल्का सा मतलब वो जाड़ा भी आ रहा होता है, तो कहीं कहीं पर थोड़ा बारिश, कहीं कहीं पर थोड़ा विंटर। इसके वजह से क्या होता है, अक्टूबर में किसी किसी जगह पर, हमें हर जगह पे नहीं, किसी किसी जगह पे अक्टूबर में भी टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, यानी कि किसी किसी जगह पर अक्टूबर में भी गर्मी दबा के पड़ता है। इसीलिए कहा गया इसको अक्टूबर हीट। समझ में आया बात? तो सिंपल सा ध्यान रखना, हालांकि अक्टूबर का जो महीना होता है उसमें गर्मी नहीं पड़ना चाहिए बेसी, क्योंकि अक्टूबर एक ऐसा महीना है जिसमें रेनी सीजन खत्म हो रहा होता है, विंटर सीजन स्टार्ट हो रहा होता है, लेकिन अक्टूबर में कहीं कहीं पर जो है ना गर्मी फिर भी दबा के पड़ता है, इसीलिए उस महीने को हम लोग अक्टूबर हीट भी कह देते हैं। समझ में आ रही है बात? तो इस तरीके से हो गया हमारा चारों प्रकार के सीजन कंप्लीट। अब नेक्स्ट है हमारा अगला टॉपिक,
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल में। पहला, वेस्टर्न कोस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। वेस्टर्न कोस्ट का मतलब क्या हो गया? वेस्टर्न कोस्ट का मतलब हो गया वो सारे स्टेट हमारे जो इंडिया के वेस्ट में हैं और समुद्र के बगल में है। एग्जाम्पल यदि मैं आपको बताऊं तो बात कर रहा है ये गुजरात के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में, केरल के बारे में, तमिलनाडु के बारे में, गोवा के बारे में, इन सब के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये सारे स्टेट हो गए। और नॉर्थ ईस्ट यानी कि फिर से वही असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, ये सब रिसीव ओवर अबाउट 400 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल एनुअली, यानी कि ये सारे जगह जो हमने अभी आपको बताए यहाँ पे लगभग एक साल में 400 ऊंचाई तक मतलब 400 सेंटीमीटर ऊंचाई तक बारिश हो जाता है। 400 सेंटीमीटर का सिंपल सा मतलब हो गया 4 मीटर, ठीक है, इतना ज्यादा बारिश यहाँ पे हो जाता है। रीजन बड़ा सिंपल है, क्योंकि ईस्ट इंडिया में, इंडिया के ईस्ट में बारिश खूब पड़ता है और इंडिया के वेस्ट में समुद्र बगल में अरेबियन सी, तो वहां पे बारिश खूब होता है। वेस्टर्न राजस्थान, राजस्थान का वेस्ट वाला पार्ट, एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात, और गुजरात का कुछ पार्ट, हरियाणा और पंजाब, यानी कि बेसिकली कह लो राजस्थान का वेस्ट वाला हिस्सा, गुजरात का कुछ पार्ट और पूरा पंजाब और पूरा हरियाणा, यहां पे बारिश एक साल में मात्र 60 सेंटीमीटर तक का ही होता है, सोचो। और 60 सेंटीमीटर का मतलब हो गया अच्छे तरीके से 1 मीटर भी नहीं, ठीक ना, यानी कि आधा मीटर। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे बारिश बहुत ही कम होता है, ठीक है। रेनफॉल इज लो इन द इंटीरियर ऑफ द दक्कन प्लेट्यू एंड द सिहादरी। दक्कन प्लेट्यू का सिंपल सा मतलब हो गया, दक्कन प्लेट्यू का सिंपल सा मतलब हो गया ये कुछ स्टेट, एग्जाम्पल मध्य प्रदेश, उसके नीचे थोड़ा सा जाओगे आप कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, थोड़ा सा उसके ऊपर चले जाओगे आप, थोड़ा बहुत उड़ीसा का पार्ट, थोड़ा बहुत झारखंड का पार्ट, थोड़ा बहुत महाराष्ट्र का पार्ट, ये सारा जो बीच वाला इंडिया का पार्ट है ये हमारा दक्कन प्लेट्यू कहलाता है, ठीक है। और सिहादरी बेसिकली वही आप कह सकते हो। तो ये हो गया, यहाँ पे बारिश थोड़ा कम होता है, ठीक ना। लेह इन जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर में एक जगह हमारा कौन सा, लेह, लेह लद्दाख बोलते हैं ना हम लोग, तो जम्मू कश्मीर में लेह ऑल्सो रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल, तो लेह में भी बारिश बहुत कम होता है। इसीलिए लेह लद्दाख जब आप जाओगे तो केवल पहाड़ नजर आएगा, वहां पे एक भी पेड़ पौधा आपको नजर नहीं आता है, क्योंकि बारिश होता ही नहीं है, ठीक ना। द रेस्ट ऑफ द कंट्री रिसीव्स मॉडरेट रेनफॉल, और जो इंडिया का बाकी सारा पार्ट बच गया वहां पे बारिश ठीक ठाक होता है, ना बहुत कम ना बहुत ज्यादा, ना कम ना ज्यादा, ठीक ठाक होता है, मॉडरेट होता है। अगला इस टॉपिक का इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक, मॉनसून एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड। अभी हमने देखा इस पूरे चैप्टर में कि इंडिया ऐसा कंट्री है जहां पे बारिश कहीं पर बहुत ज्यादा हो रहा है तो कहीं पे बारिश बहुत कम हो रहा है, कहीं पे मीडियम हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि कहीं पे बारिश इतना ज्यादा हो जा रहा है कि बाढ़ आ जा रहा है, कहीं पे बारिश इतना कम हो रहा है कि सूखा ही पड़ जा रहा है। तो इतना ज्यादा मॉनसून में डिफरेंस होने के बावजूद इंडिया के लिए मॉनसून जो है वो एक यूनिफाइंग बॉन्ड है। यूनिफाइंग बॉन्ड का मतलब हो गया कि पूरे इंडिया में बारिश हर जगह पे अलग अलग है, लेकिन इसके बावजूद इंडिया को ये पूरी तरीके से बांध के रखता है। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। पहला पॉइंट इसमें, द इंडियन लैंडस्केप, इट्स प्लांट एंड एनिमल लाइफ, यानी कि इंडिया के अंदर जितने भी जमीन है, जितने भी प्लांट है, जितने भी एनिमल है, इट्स इंटायर एग्रीकल्चरल कैलेंडर एंड द लाइफ ऑफ द पीपल इंक्लूडिंग देयर फेस्टिवल्स ऑल रिवॉल्व अराउंड द फेनोमेनन ऑफ मॉनसून। यानी कि चाहे जमीन का बात हो, चाहे पानी का प्लांट का बात हो, चाहे एनिमल का बात हो, हर चीज हमारे इंडिया में कहीं ना कहीं आप कह सकते हो मॉनसून पे डिपेंड है। कई सारे हमारे पर्व त्योहार भी हैं जो कि मॉनसून पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल आपको बताते हैं, हमारे इंडिया में मनाया जाने वाला एक फेस्टिवल बहुत ही फेमस, रक्षाबंधन। रक्षाबंधन मॉनसून के टाइम पे होता है, समझना ये बात। एक हमारे इंडिया में एक महीना जो पूरा फेस्टिवल चलता है, सावन का महीना, जिसमें हम लोग शिव जी का पूजा करते हैं, मॉनसून में होता है। तो कहने का मतलब है कि इंडिया में मॉनसून केवल बारिश का महीना नहीं होता है, इंडिया में जो मॉनसून है वो कई सारे फेस्टिवल का भी महीना होता है, क्योंकि मॉनसून में, बारिश के महीने में कई सारे हम लोग फेस्टिवल भी मनाते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारा पूरा प्लांट, पूरा एनिमल, पूरा हमारा लैंड किस पे डिपेंड है, पानी के लिए बारिश पे डिपेंड है, ठीक ना। आगे,
ईयर आफ्टर ईयर पीपल ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट ईगरली अवेट द अराइवल ऑफ द मॉनसून। यानी कि हर साल, चाहे वो बात हो नॉर्थ इंडिया के लोगों का, चाहे साउथ इंडिया के लोगों का, चाहे ईस्ट इंडिया के लोगों का, चाहे वेस्ट इंडिया के लोगों का, यानी कि इंडिया के हर प्रकार के लोग, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हर जगह पे लोग बारिश का इंतजार बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं। कहने का मतलब सबको इंतजार होता है बारिश आने का, क्योंकि बारिश इंडिया में आने के वजह से कई सारे लोगों के चेहरे पे खुशी आता है। क्यों? क्योंकि उनका फसल अच्छा होता है, घर का राशन इकट्ठा हो जाता है। ओवरऑल कहने का मतलब ये हो गया कि केवल बारिश आने के वजह से इंडिया में कई सारे काम जो हमारे अधूरे होते हैं वो पूरे हो जाते हैं। खेती बाड़ी अच्छा से हो जाता है, पानी का जरूरत था खेतों में, खेतों को पानी मिल जाता है, हर चीज हमारा अच्छी तरीके से होना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए इंडिया में लोग मॉनसून का इस वेट जो है वो बहुत ज्यादा करते हैं। These monsoons bind the whole country by providing water to set the agricultural activities in motion। हमारे इंडिया में बरसात इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इंडिया में बारिश होता है, उसके बाद हमारे इंडिया में खेती बाड़ी स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि इंडिया में आपको ये भी आज भी ये मानना पड़ेगा कि इंडिया में कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपने खेतों में पानी डालने के लिए किस पे डिपेंड है? बारिश के ऊपर डिपेंड है। उनको पता है कि बारिश होगा, पानी आएगा तो हमारा फसल अच्छा होगा, ठीक ना। तो वही चीज़ है, तो हमारा पूरा खेती बाड़ी जो बारिश के पानी पे ही टिका रहता है, ठीक है। उसके बाद है द रिवर वैलीज विच कैरी दिस वाटर ऑल्सो यूनाइट एज अ सिंगल रिवर वैली यूनिट। अब देखो, रिवर वैली का सिंपल सा मतलब होता है दो पहाड़ के बीच में जो जगह होता है ना, नीचे वाला जगह, उसी को हम लोग कहते हैं वैली। अब बड़े बड़े पहाड़ से पानी लुढ़क लुढ़क के नीचे आता है, तो वो सारा का सारा पानी अलग अलग पहाड़ से एक जगह पे आके इकट्ठा हो जाता है, वो बड़े से नदी का फॉर्मेशन कर देता है। जैसे आप देखते हो गंगा नदी, ये गंगा नदी जो है, इस गंगा नदी में पानी आता कहाँ से है? छोटे छोटे पहाड़ों से निकल निकल के उस गंगा नदी में पानी आती है, तब जाकर हमारा गंगा नदी बनती है। तो गंगा नदी भी जो है वो बारिश का ही एक तरीके से देन है, जो कि बड़े बड़े पहाड़ से बारिश का पानी नीचे उतरता है और फिर हमारा नदी बन जाता है। तो इस तरीके से जो इंडिया में मानसून है, केवल मानसून का महीना नहीं है वो, बल्कि कई सारे लोगों के चेहरे पे खुशी लाने का भी वो महीना होता है। क्योंकि मानसून ही केवल आ जाने से इंडिया में कई सारे हमारे जो काम पेंडिंग रहते हैं वो पूरे हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये हो गया टॉपिक कंप्लीट, और टॉपिक के साथ हमारा चैप्टर भी हो गया कंप्लीट। अब बताइए, अपने चैप्टर में कहीं पर कोई डाउट किसी को? समझ में आया सब कुछ? इस तरीके से हो गया हमारा टॉपिक, और टॉपिक के साथ हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट। अब ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को अपने इस चैप्टर में किसी भी टॉपिक में कोई डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट करिएगा। हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में फिर से एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं हम लोग अपने अगले चैप्टर में अगले क्लास में।